पुस्तक 31, अध्याय 21, ईमानदारी। अनंत प्रदेशों और आतंक स्टाजिया दोनों की सीमा से लगे एक क्षेत्र में एक आयामी दरार उभरी। उसमें से दो आकृतियां उभरी, एक सफेद वस्त्रधारी युवक जिसकी पीठ पर सोने का म्यान था और दूसरा एक कपटी सा दिखने वाला चांदी के वस्त्रधारी पुरुष जो शक्ति का आभामंडल बिखेर रहा था। आखिरकार हम सफल हो गए। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी आसानी से आगे बढ़ेंगी। जी निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों ने आश्चर्य में आह भरी। हम दोनों पहले तो मरने को लेकर बहुत चिंतित थे। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड हंसा। शुक्र है कि पैट्रियार्क वल्चस ने हमें वह तारा मानचित्र दिया, और शुक्र है कि तुम्हारी तलवारबाजी अंतरिक्ष से भी आगे निकल गई है, डार्कनॉर्थ। और शुक्र है कि तुम एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर भी हो। हमें अपनी खुशकिस्मती का जश्न भी मनाना चाहिए। स्टारफ्लो नदी इस सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा मानी जा रही थी, लेकिन हम इतने खुशकिस्मत थे कि हमें किसी खतरनाक चीज का सामना नहीं करना पड़ा। निंग ने खुशी से आह भरी। उनके अच्छे भाग्य ने कई अन्य कारकों के साथ मिलकर उन्हें अंतहीन प्रदेशों में वापस लौटने में सक्षम बनाया। आओ, हमें जल्दी करनी होगी। थंडरसाउथ पैलेस छोड़ने के बाद हमने 60 साल बर्बाद कर दिए और हम अभी भी वेवशिफ्ट दायरे से काफी दूर हैं। हम पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं, और अगर हम और बर्बाद करेंगे तो शायद वॉर्डजी जेडसील्स उन लोगों द्वारा ले लिए जाएंगे जो पहले पहुंच गए थे, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने कहा। जल्दी मत करो, निंग ने कहा। मेरे पास वेवशिफ्ट दायरे तक सीधे पहुंचने का एक बहुत तेज रास्ता है। बहुत तेज तरीका? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग को हैरान होकर देखा। ब्राइट शो साम्राज्य की स्पेसटाइम सुरंगों के जरिए? निंग ने तुरंत कहा, भाई नाइनडस्ट, मैंने तुमसे इस बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन हालांकि मैं दाव गठबंधन का सदस्य हूँ, एक विश्व स्तरीय साधक होने के नाते मुझे ब्राइट शो साम्राज्य में अपहरण कर लिया गया था। इस प्रकार मैं ब्राइट शो के 12 महलों का सदस्य हूँ। ब्राइट शो किंगडम, क्या तुम उनसे संबंधित हो? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दंग रह गया। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। टेरास्टाजिया से वापसी का उनका सफर खतरनाक रहा था, जहां किसी भी पल जानलेवा स्थितियां पैदा हो सकती थीं। किसी भी तरह के अविश्वास और साथ मिलकर काम करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज से बचने के लिए निंग इस पूरे समय अपनी असली स्थिति के बारे में चुप रहा। अब जबकि उन्होंने इतने लंबे समय तक जिंदगी और मौत के इतने सारे अनुभव साझा किए थे, वह सचमुच इसे छिपाना नहीं चाहता था। तुम? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के चेहरे पर एक उलझन भरी भाव भंगिमा थी। फिर उसने एक असहाय आह भरी। शुक्र है कि तुम सिर्फ 12 महलों के सदस्य हो। अगर तुम ब्राइट शो इंपीरियल्स के सदस्य होते तो मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि क्या करूं। ब्राइट शो इंपीरियल्स हमेशा से हम प्राचीन साधकों के दुश्मन रहे हैं। हम अनगिनत अराजकता चक्रों से एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं। निंग ने सिर हिलाया। ब्राइट शो साम्राज्य के लोग कभी प्राचीन साधकों के गुलाम हुआ करते थे, जिसे वे अपने सम्मान पर सबसे बड़ा कलंक मानते थे। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं था कि ब्राइट शो साम्राज्य के लोगों की आने वाली सभी पीढ़ियां प्राचीन साधकों को अपना दुश्मन मानती थीं। ब्राइट शो हेगेमॉन बिल्कुल बेशर्म है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने जोर से दांत पीस लिए। तीनों हेगेमॉन्स में वह सबसे बेशर्म है। वह अनंत प्रदेशों के कुछ सबसे शक्तिशाली विश्व स्तरीय साधकों का अपहरण करने के लिए स्पेस टाइम पर अपनी अविश्वसनीय महारत का इस्तेमाल करता है। अगर ब्राइट शो के 12 महल न होते तो ब्राइट शो साम्राज्य का वह रुतबा और प्रतिष्ठा न होती जो आज है। निंग को ये सच मानना पड़ा। डाउलॉर्ड्स की बात करें तो ब्राइट शो के 12 महलों में ब्राइट शो साम्राज्यवादियों की तुलना में कहीं ज्यादा सदस्य थे। 12 महलों में अक्सर हर युग के शीर्ष 3 डाउलॉर्ड्स में से एक या उससे ज्यादा सदस्य होते थे, और उनके पास शाश्वत सम्राट भी होते थे। तुलनात्मक रूप से शाही कबीला कहीं कमजोर था। कोई बात नहीं, तुम जिंदगी भर भाई ही रहोगे, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने घोषणा की। और मेरी वर्तमान शक्ति को देखते हुए मुझे उन ब्राइट शो इंपीरियल्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। निंग ने तुरंत राहत की सांस ली। अगर नाइनडस्ट ब्राइट शो साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ाई में उलझ गया तो निंग ने जो जीवन भर की शपथ ली थी वह उसे ब्राइट शो साम्राज्यवादियों की रक्षा करने के लिए बाध्य करेगी। नाइनडस्ट इसी तरह की असहज स्थिति से बचने के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा था। दरअसल डाउलॉर्ड्स के बीच नाइनडस्ट की शक्ति के शिखर पर होने के कारण वास्तव में उसके बराबर के ब्राइट शो साम्राज्यवादी बहुत कम या न के बराबर थे, और एक भी ऐसा नहीं था जो उसे सचमुच चुनौती दे सके। अब चूंकि वह चौथे चरण का डाउलॉर्ड था, इसलिए नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड का अभेद्य जलरूप कोंगसन के अंधकार अवतार रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली था। सामान्य युद्ध में कोई भी डाउलॉर्ड उस रूप में उसे नष्ट नहीं कर सकता था। सच तो ये है कि सभी सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स की अपनी विशेष प्रतिभाएं थीं, और उन सभी से निपटना आमतौर पर काफी कठिन था। उन्हें केवल सर्वोच्च हार्टफोर्स डाउलॉर्ड्स ही डराने में सक्षम थे, जो ऐसी तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम थे जो उनकी आत्माओं और सच्ची आत्माओं पर प्रहार करती थीं। ये हमले फिर भी उनके लिए खतरनाक साबित हुए। डाउलॉर्ड फेदड्रेस ने फेदड्रेस सोथरोल सॉन्ग की रचना की थी और उसे डाउलॉर्ड्स में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। अन्य सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स उसकी हृदय शक्ति क्षमताओं के कारण ही उसके विरुद्ध लड़ने को तैयार नहीं थे। धन्यवाद नाइनडस्ट, निंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। बंद करो, हम भाई हैं। निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। निंग के साथ इतने लंबे समय तक यात्रा करने के बाद उसे सचमुच लगा कि निंग उसका आजीवन दोस्त बनने के लायक है। डार्कनॉर्थ, तुमने ब्राइट शो किंगडम की स्पेसटाइम सुरंगों का इस्तेमाल करने की बात कही थी। मैं जो हूँ उसे देखते हुए मेरे लिए उनमें प्रवेश करना शायद आसान नहीं होगा। निंग ने कहा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मुझे तुम्हें कुछ समय के लिए मेरी संपत्ति दुनिया में से एक में छिपने के लिए परेशान करना होगा। ठीक है,
नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने सिर हिलाया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और वेवशिफ्ट दायरे में साथ जाने का फैसला करने के बाद दोनों ने स्वाभाविक रूप से जीवन भर की शपथ ली। यहाँ तक कि सबसे अच्छे दोस्त भी एक दूसरे को बांधने के लिए आमतौर पर आजीवन शपथों का सहारा लेते थे, क्योंकि दावमज से जुड़े खजानों की खातिर आजीवन भाई भी एक दूसरे के खिलाफ हो सकते थे। ऐसे विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए ज्यादातर लोग ईमानदार बने रहने के लिए आजीवन शपथों का सहारा लेते थे। जब निंग और नाइनडस्ट वेवशिफ्ट दायरे की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, तब वास्थेवन पैलेस पर एक और खतरा मंडरा रहा था। वास्थेवन महल, एक सफेद वस्त्रधारी वृद्ध अभी अभी वास्थेवन एववल में पहुंचा था। वह एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा दूर स्थित वास्थेवन महल को घूर रहा था। मैंने सुना है कि वास्थेवन पैलेस को एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर मिल गया है। श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध की आंखों में पूर्ण आत्मविश्वास था। साधना पथ पर अपने कुछ खास फैसलों के कारण उन्हें हार्टफोर्स कल्टीवेटर से जरा भी डर नहीं था। मेरा घर वेवशिफ्ट क्षेत्र से बहुत दूर था। मैं निश्चित रूप से अन्य डाउनलॉर्ड्स की तुलना में बहुत देर से पहुंचूंगा। अगर मैं वेवशिफ्ट क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल कर लूं जो डाउनलॉर्ड सोलेस्की के पास है, तो मैं उन जेड सील्स में से एक हासिल कर सकता हूं, भले ही मैं दूसरों से देर से पहुंचूंगा। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग आसमान में आगे बढ़े, उनके हर कदम से रोशनी की लहरें फैल रही थीं। जल्द ही वे वास्तेवेन पैलेस के ऊपर आसमान में पहुंच गए। डॉक्टर नॉर्थ सोलेस्की, क्या तुम मौजूद हो? सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने शांति से पूछा। गड़गड़ाहट, उसकी आवाज आसपास के आसमान में गूंज उठी। थोड़ी देर बाद वास्तेवेन महल से 4 आकृतियां उड़ीं। वे जी निंग, डाउलॉर्ड सोलेस्की, डाउलॉर्ड बैटलमास्टर और डाउलॉर्ड ब्राइटफिश थे। सभी अवतार। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने उन पर एक नजर डाली, फिर सिर हिलाया और भौहें सिकोड़ीं। अवतार तो डिस्पोजेबल थे। हर अवतार अराजकता अमृत के 10 लाख घनों का प्रतिनिधित्व करता था और काफी मेहनत भी, लेकिन दावमज के लिए सोलेस्की और बैटल मास्टर जैसे काफी बेचारे दाउलॉर्ड भी दांत पीसकर इसे सहन कर लेते। उसे जूनियर रेडियंट किंग डाउलॉर्ड सोलेस्की का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या ये वास्तव में वही है? निंग और अन्य लोगों के चेहरे भी पीले पड़ गए। अनंत प्रदेशों के सर्वोच्च दाउलॉर्ड्स में एक विशेष रूप से शक्तिशाली दाउलॉर्ड था जिसे दीप्तिमान राजा की सम्मानजनक उपाधि दी गई थी। वह एक भयानक दाउलॉर्ड था जो अनंत प्रदेशों में तीसरे स्थान पर था। जहां तक कनिष्ठ दीप्तिमान राजा का प्रश्न है, वह दीप्तिमान राजा की ही जाति का था, लेकिन थोड़ा कमजोर था और द्वितीय श्रेणी के दाउलॉर्ड्स में से एक था। हालांकि वह द्वितीय श्रेणी के दाउलॉर्ड्स में शक्ति के शिखर पर था और कुंगसान से काफी शक्तिशाली था। वे दोनों एक ही जाति के थे और समान तकनीकें इस्तेमाल करते थे। कनिष्ठ दीप्तिमान राजा की असली ताओवादी उपाधि वास्तव में यानमी थी, इसलिए उन्हें दाउलॉर्ड यानमी भी कहा जा सकता था, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें कनिष्ठ दीप्तिमान राजा ही कहते थे। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि मेरा हृदय स्वयं प्रकाश के समान है। तुम मेरे हृदय को तब तक नहीं हिला पाओगे जब तक तुम्हारी हृदय शक्ति वास्तव में अथाह शिखर तक नहीं पहुंच जाती। श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध ने शांति से कहा। मेरे लिए वास्तेवन महल को नष्ट करना बहुत आसान काम है। सोलेस्की, मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। वेवशिफ्ट क्षेत्र के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे बता दो, वरना मेरे पास हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। डाउलॉर्ड सोलेस्की के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। बैटल मास्टर और ब्राइटफिश दोनों भी चिंतित थे। उन्होंने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि निंग ने जो शक्ति दिखाई थी वह अधिकांश डाउलॉर्ड्स को डराने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन यह वोइडजी जेडसील्स के लिए चिंता का विषय था। शायद सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स, जिन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, सीधे वेवशिफ्ट दायरे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन जो थोड़े कम आश्वस्त थे वे सभी अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आएंगे। और वाकई यह अपनी किस्मत आजमाने का मामला था। सबको पता था कि सोलेस्की द्वारा जानकारी सौंपे जाने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन दाउमज की खातिर वे फिर भी कोशिश तो करेंगे ही, चाहे उनकी संभावना कितनी भी कम क्यों न हो। हम चारों के चेहरों पर भाव देखकर सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने एक ठंडी सिसकारी भरी। फुफ, वह अचानक एक चमकदार सूरज में तब्दील हो गया, जिसकी आंखों को चीर देने वाली चमक थी। उसकी रोशनी अनंत तक फैल गई और उसके कई प्रतिरूप प्रकट होने लगे। उसके अनगिनत प्रतिरूप तेजी से आसमान में छा गए, जिसके परिणामस्वरूप चारों वेस्थिवन डाउलॉर्ड्स के ऊपर और चारों ओर खरबों सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग प्रकट हो गए। यदि आप जानकारी नहीं सौंपते हैं तो मेरे पास आपको मिटा देने और वास्तेवन पैलेस को नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। खरबों सफेद वस्त्र पहने बूढ़े पुरुषों ने एक साथ कहा। उनकी आवाजें आसमान में गूंज रही थीं। डाउलॉर्ड यानमी, अगर आप वास्तेवन पैलेस को मिटाना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे अनुमति लेनी होगी। जवाब में जी निंग की ठंडी आवाज गूंजी। पुस्तक 31, अध्याय 22, एक संघर्ष। हवा में खड़े अनगिनत सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग सीधे जी निंग की ओर देखने लगे। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, अनगिनत सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग मुस्कुराए। मैंने बहुत पहले सुना था कि वास्तेवन महल का सबसे नया डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ एक अद्भुत व्यक्तित्व है और एक हृदय बल साधक भी है। तो मुझे भी तो देखना है कि तुम्हें कितनी क्षमता है, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। मेरे पास अभी अनगिनत क्लोन हैं। क्या तुम मुझे असली रूप में पा सकते हो? हम निंग ने एक ठंडी सिसकारी भरी। धमाका, उसके आसपास अनगिनत किलोमीटर का इलाका कांपने और गड़गड़ाने लगा, मानो ऊपर एक विशाल दुनिया का भ्रम प्रकट हो गया हो। इस विशाल दुनिया में घाटियां, नदियां, समुद्र, पहाड़ और बिल्कुल बीच में एक बेहद प्रमुख और बेहद विशाल तलवार के आकार का पहाड़ था। विशाल हृदयलोक का प्रक्षेपण सीधे नीचे गिर पड़ा। आसपास के अनगिनत पहाड़ पल भर में धूल में मिल गए, मानो किसी विशाल हाथ ने उन पर थपथपा दिया हो।
हृदयलोक का प्रक्षेपण उतर आया था। अनगिनत श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध जो प्रकाश से चमक रहे थे, उन पर भी अविश्वसनीय दबाव पड़ा। निम्न का हृदयलोक प्रक्षेपण उसकी 9 नवीनता कलाओं के बराबर था और उसमें अविश्वसनीय शक्ति थी। एक के बाद एक श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध फूटते बुलबुलों की तरह गायब हो गए और जल्द ही आकाश में केवल 529 श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध ही बचे। क्या बाकी 529 प्राचीनों के चेहरों पर एक साथ आश्चर्य के भाव उभर आए। क्या ही शक्तिशाली हृदयलोक प्रक्षेपण है। हृदयलोक प्रक्षेपण की शक्ति एक साधक के हृदयलोक की शक्ति का प्रमाण थी। हृदयलोक जितना बड़ा होगा, प्रक्षेपण उतना ही प्रबल होगा। निम्न का शक्तिशाली हृदयलोक प्रक्षेपण हृदय बल साधकों के बीच भी अविश्वसनीय था। उसे दूसरे स्तर पर पहुंच गया माना जा सकता था। वह वास्तव में कुछ क्लोनों को जीवित रखने में कामयाब रहा है। निम्न ने 529 सफेद वस्त्रधारी बुजुर्गों को अपनी नजरों से देखा। जूनियर रेडिएंट किंग अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। यदि स्वयं दीप्तिमान राजा उपस्थित होते तो आप उनके एक भी क्लोन को नष्ट नहीं कर पाते। कई श्वेत वस्त्रधारी वृद्धों ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद। निम्न के शब्द निकलते ही उसका हृदय बल फिर से उमड़ पड़ा। ये सैकड़ों श्वेत वस्त्रधारी वृद्धों की ओर एक लहर की तरह टूट पड़ा और पाया कि उनमें से हर एक इस लहर के रास्ते में खड़ा था। स्पष्ट रूप से प्रत्येक श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध में उस वृद्ध की आत्मा और सच्ची आत्मा का अंश समाहित था। धमाका धमाका धमाका। हृदय बल का नाश करने वाला। निम्न का हृदय बल सीधे श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध की आत्मा और सच्ची आत्मा से टकराया। बहुत बढ़िया। हालांकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरे वार को झेलने के लिए तैयार रहो। सफेद वस्त्र पहने सभी बुजुर्गों ने अपने हाथ हिलाए, जिससे आसमान में कुल 9 काली तलवारें दिखाई दी। बड़े भाइयों, मुझसे दूर रहो। निंग ने मन ही मन चेतावनी दी। समझ गया। सावधान रहना और लापरवाही मत करना। डाउलॉर्ड सोलेस्की, ब्राइटफिश और बैटल मास्टर सभी जल्दी से पीछे हट गए। सभी घबरा गए। यह एक खतरनाक लड़ाई होने वाली थी। अगर निंग का असली शरीर यहाँ होता तो वह शायद आसानी से जीत जाता, लेकिन उसके पास केवल एक अवतार था जिसमें उसकी असली शक्ति का 70% था। और सबसे जरूरी बात, उसके पास उत्तर धनुष तलवारें नहीं थीं। जब से उन तलवारों ने उस ग्रह के टूटे हुए केंद्र से इतनी सारी सुनहरी रेत सोख ली थी, तब से वे शक्ति के एक भयानक स्तर तक विकसित हो गई थीं। जैसे ही 9 काली तलवारें आसमान में प्रकट हुईं, सफेद वस्त्रधारी सभी बुजुर्ग अलग हो गए। असली कौन सी है? निंग काफी उलझन में था। निस्संदेह असली शरीर 529 में से एक था और उन 9 दिव्य काली तलवारों को नियंत्रित कर रहा था। अपना असली शरीर नहीं ढूंढ पा रहे, थोड़ा बेचैनी हो रही है। हाँ, मैं 500 से ज्यादा क्लोन पाल सकता हूँ और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस पर हमला करना है। इसलिए ये पक्का है कि तुम ये लड़ाई हार जाओगे। सफेद वस्त्र पहने सैकड़ों बुजुर्ग हंसे और फिर गरजे, मार डालो। तुरंत आकाश में 9 दिव्य काली तलवारें प्रकाश की 9 काली धारियों में बदल गईं, या यूं कहें कि रेशम के 9 काले धागों में। वे अविश्वसनीय गति से चल रही थीं, प्रकाश की गति से कम 59 गुना। और यह सब उन पर हृदयलोक प्रक्षेपण का दबाव होने के कारण हो रहा था, अन्यथा वे और भी तेजी से वार करती। कहानियों के अनुसार असली दीप्तिमान राजा की उड़ान की गति ही प्रकाश की गति के 100 गुना की सीमा को पार कर चुकी थी। तुलनात्मक रूप से कनिष्ठ दीप्तिमान राजा कुछ हद तक हीन था। मैं तुम पर हमला कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। तुम ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार गए। हा। सफेद वस्त्र पहने सभी बुजुर्ग जोर से हंस पड़े। जाओ। निंग 9 हमलावर काले धागों का सामना करते हुए भी शांति से वहीं खड़ा रहा। फुफकार फुफकार। उसके आसपास तलवारबाजी की धाराएं प्रकट होने लगीं। वे सभी मछलियों के समूह की तरह आपस में उलझने लगीं और देखते ही देखते यिन और यांग का एक विशाल भंवर सा संसार बन गया। यह विशाल यिन यांग संसार निंग के इर्द गिर्द केंद्रित था, जिससे कोई भी हमला पहले इसी से होकर गुजरता था। ये निंग का यिन यांग तलवार क्षेत्र था। हालांकि इसका निर्माण विशुद्ध रूप से तलवार आशय से हुआ था, न कि उसकी 9 नवीनता कलाओं से, और इसलिए इसमें मूल की केवल 20% शक्ति ही थी। धमाका 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 धमाका। 9 काले धागे सीधे यिन यांग भंवर जगत में उतर गए। हालांकि एक बार फिर उनकी गति धीमी हो गई, फिर भी वे तेजी से निंग तक पहुंच गए। भाड़ में जाओ। निंग जोर से चिल्लाया और दोनों हाथों से एक साथ थप्पड़ मारे। कबूम। उसकी दोनों हथेलियां 2 विशाल पहाड़ों की तरह थीं जो बाहर की ओर टकरा रही थीं, क्योंकि उसने अपने ओमेगा तलवार दाव के स्वर्गभंजक तलवार इरादे को प्रकट किया था। उसकी दोनों हथेलियां अवर्णनीय रूप से बड़ी और अत्यधिक क्रूर बल से भरी हुई थीं, लेकिन एक अप्रत्याशित और अद्भुत तरीके से चलती भी थीं। ओमेगा तलवार दाव आखिरकार एक संपूर्ण था। इसके किसी भी रुख में, इस तरह के क्रूर बल में भी कोई मूर्खतापूर्ण या अनाड़ी कमजोरी नहीं थी। न केवल ये हमला क्रूर था, यह अप्रत्याशित और अद्भुत भी था। 9 काले धागे इसे टालने में असमर्थ थे और इसलिए उन 2 विशाल हथेलियों पर सीधे प्रहार करने के लिए मजबूर हो गए। धमाका धमाका धमाका। 9 काली तलवारें पीछे की ओर उड़ते हुए धमाकों की एक श्रृंखला गूंजी। क्या? जूनियर रेडिएंट किंग के सभी क्लोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। मेरी 9 तलवारें प्रकाश के दाव के चारों ओर केंद्रित हैं। वे अविश्वसनीय रूप से तेज हैं और अलग अलग दिशाओं से हमला करती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस हमले से बच नहीं पाया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जाहिर है उसे अंदाजा भी नहीं था कि निंग का असली हुनर नजदीकी मुकाबले में है, और वो भी उसके तलवार के दाव की बदौलत। तलवार का दाव मुकाबले के लिए ही बना था,
और निंग ओमेगा तलवार दाव का उस्ताद था। नजदीकी मुकाबले में उसकी कोई कमी नहीं थी। 9 तलवारों की तो बात ही छोड़िए, 99 या उससे ज्यादा तलवारें भी उसकी मजबूत सुरक्षा को भेद नहीं पाती। निंग को उन 9 तलवारों से निपटने के लिए अपनी रक्षात्मक 16 हॉट मुद्रा का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा। उसने उनसे सीधे मुकाबला किया था। जाहिर है उनसे उसे कोई खतरा नहीं था। प्रकाश छाया। कनिष्ठ दीप्तिमान राजा की आंखों में एक भयावह भाव था। देखते ही देखते आकाश में मौजूद 9 काली तलवारें कुल 320 काली तलवारों में बदल गईं, जिनमें से हर एक हृदय लोक के प्रक्षेपण के दबाव को सहने और जीवित रहने में सक्षम थी। उसका हृदय लोक प्रक्षेपण अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मैं आमतौर पर अनगिनत तलवार छायाएं प्रकट कर पाता हूँ, जिससे मेरे दुश्मन यह नहीं बता पाते कि कौन सी असली है और कौन सी नकली, लेकिन उसका हृदय लोक प्रक्षेपण ऐसा कर रहा है कि मैं केवल 300 से कुछ ज्यादा ही प्रकट कर पा रहा हूँ। सफेद वस्त्रधारी सभी बुजुर्ग निंग को गौर से देख रहे थे। इसे दूसरी बार आजमाओ। फुफ फुफ फुफ। 320 काली तलवारें काले धागों में बदल गईं और एक बार फिर निंग की ओर बढ़ीं। इस बार बूढ़े ने उन्हें और भी फैला दिया, जिससे वे हर दिशा से निंग पर हमला करने लगीं और निंग के आसपास का इलाका सिर से पैर तक हमलों से भर गया। निंग वहीं हवा में खड़ा रहा। इस सर्वव्यापी हमले का सामना करते हुए उसने बस अपनी हथेलियां फिर से हिला दी। उन 2 विशाल हथेलियों ने मानो 2 विशाल पहियों को एक साथ मिलाकर एक पूरे का रूप ले लिया, जिससे सभी हमलावर काली तलवारें परास्त हो गईं और उनमें से कुछ को नष्ट भी कर दिया। ये था उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव, यिन यांग। हालांकि यह मुख्यतः एक रक्षात्मक मुद्रा थी, फिर भी इसमें कुछ आक्रामक शक्ति भी निहित थी। क्या उसने ये सब झेला? सफेद वस्त्र पहने कई बुजुर्ग हैरान और क्रोधित हो गए। तो मेरे पास उसे मारने के लिए अपनी निश्चित कलाओं का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। धमाका। सफेद वस्त्रधारी वृद्ध के अनेक प्रतिरूप चमक उठे। प्रकाश की अनगिनत धाराएं आपस में मिल गईं, जिससे पूरा वास्तविक एववर्ल्ड उनसे जगमगा उठा। ये प्रकाश देखने में इतना चकाचौंध कर देने वाला था कि इसने सचमुच इस पूरे एववर्ल्ड के हर कोने को रोशन कर दिया। वास्तविक एववर्ल्ड के सभी कमजोर साधक हैरान होकर आसमान में रोशनी को देखने के लिए सिर उठा रहे थे। वह पूरी ताकत से काम कर रहा है। ये देखकर निंग को एहसास हुआ कि सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग की बार बार की असफलताओं ने उसे इतना चिंतित कर दिया था कि उसने पूरी ताकत से काम करना शुरू कर दिया। क्या वह महान लुमिस्लेयर का इस्तेमाल करने वाला है? निंग का पहला अनुमान यही था। महान रेजेंट किंग अनंत प्रदेशों के डाउ लॉर्ड्स में तीसरे स्थान पर था, जबकि पैलेस लॉर्ड डॉनस्टार दूसरे स्थान पर था। हालांकि दोनों वास्तव में शक्ति में एक दूसरे के बराबर थे। अनंत प्रदेशों में रेजेंट किंग की प्रसिद्धि उसकी 3 सर्वोच्च हत्या तकनीकों के कारण थी, और साधारण शाश्वत सम्राट भी इन 3 प्रहारों का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ब्राइट शो किंगडम द्वारा निंग को दिए गए स्टार मैप की जानकारी के अनुसार जूनियर रेजेंट किंग डाउ लॉर्ड यानमी उन घातक हमलों में से 2 का उपयोग करने में सक्षम था। मेरा ओमेगा स्वॉर्ड दाव युद्ध के लिए एकदम सही दाव है। मैं देखना चाहता हूं कि ये तथाकथित घातक हमले कितने शक्तिशाली होते हैं। निंग को खुद पर और अपनी संभावनाओं पर पूरा भरोसा था, लेकिन दूर खड़े दाव लॉर्ड सोलिस्की, बैटल मास्टर और ब्राइटफिश सभी दूर से देखकर चिंता में डूबे हुए थे। पुस्तक 31 अध्याय 23 दीप्तिमान राजा के 3 घातक हमले। जूनियर रेजेंट किंग डाउ लॉर्ड यानमी के कई क्लोन एक चमकदार रोशनी से चमक उठे, जिसने पूरे वास्तविक एववर्ल्ड को रोशन कर दिया। सभी एक साथ चिल्लाए, नष्ट करो। धमाका 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 धमाका। वास्तविक एववर्ल्ड को रोशन करने वाला सारा प्रकाश इकट्ठा होकर 9 दीप्तिमान स्तंभों का रूप ले लिया। प्रकाश के इन 9 स्तंभों के बीच में एक तलवार थी, और वे भयानक और विनाशकारी शक्ति के साथ निंग की ओर बढ़े। इन 9 प्रकाश स्तंभों में वास्तव में कुछ भी रहस्यमय या गहरा नहीं था। उनमें जो था वह था सामने से दिखने वाला प्रबल कुचलने वाला बल। वे इतने शक्तिशाली थे कि दूर से देख रहे तीनों वास्तविक डाउ लॉर्ड्स पीले पड़ गए। बिल्कुल वही जो मैं चाहता था। निंग जोर से हंसा और उसने एक बार फिर अपनी हथेलियों से वार किया। फुफ। इस बार निंग के आसपास के इलाके में एक विशाल ब्लैक होल दिखाई दिया, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। धमाका धमाका धमाका। दबी हुई भारी टक्करों की एक श्रृंखला सुनाई दे रही थी, लेकिन निंग के चारों ओर का काला धब्बा जरा भी कम नहीं हुआ। हाँ, क्या बस इतना ही है? निंग की जोरदार हंसी उनके आसपास की दुनिया में गूंज उठी। क्या? डाउ लॉर्ड यानमी चौंक गई। असंभव, वह मेरे हमले को इतनी आसानी से कैसे झेल सकता था? भले ही उसका अवतार उच्च स्तरीय अनंत खजानों के बराबर हो, उसे पीछे की ओर उड़ जाना चाहिए था और मेरे हमले की शक्ति का विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ होना चाहिए था। उसकी योजना निंग को उसके पैरों से गिरा देने की थी, फिर निंग की असहायता के क्षण में अपनी रोशनी का उपयोग करके उसे बांध कर रखना था। लेकिन निंग ने वास्तव में उसका वार सीधे झेला था। उसका अवतार इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अगर उसका असली शरीर यहाँ होता तो क्या वह मुझे कुचल देता, बजाय इसके कि मैं उसे कुचल दूं? डाउ लॉर्ड यानमी को यकीन ही नहीं हुआ। ये रेजेंट किंग लुमिस्लेयर द्वारा किए गए 3 घातक हमलों में से एक था। हालांकि यह तीनों हमलों में सबसे कमजोर था, फिर भी इसका नतीजा, सारी रोशनी गायब हो गई और निंग का असली शरीर एक बार फिर प्रकट हुआ। उसने डाउ लॉर्ड यानमी को घूरा, फिर सिर हिलाया। डाउ लॉर्ड यानमी, तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। तो क्या ये रेडिएंट किंग के 3 महान घातक हमलों में से पहला है? अगर रेडिएंट किंग ने खुद इसका लुमिस्लेयर इस्तेमाल किया होता तो शाश्वत सम्राट भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करते।
लेकिन तुम तो इसमें बहुत पीछे हो। निंग का ओमेगा स्वॉर्ड दाव आक्रमण और रक्षा दोनों में चरम पर पहुंच गया था। उसकी रक्षा को भेदने का एकमात्र तरीका शक्ति में भारी असमानता थी। स्पष्ट रूप से, हालांकि उसके अवतार में उसके असली शरीर की शक्ति का केवल 70% ही था, फिर भी वह लगभग दाव लॉर्ड यान्मी के बराबर था। उसने उसे रोक दिया। दाव लॉर्ड सोलेस्की ने राहत की सांस ली। डार्कनॉर्थ का स्वॉर्ड दाव सचमुच उसके हृदय बल के बराबर है। वह लुमिस्लेयर को आसानी से झेलने में सक्षम था। दाव लॉर्ड ब्राइटफिश ने आश्चर्य से आह भरी। वह सचमुच अविश्वसनीय है, लेकिन स्थिति अभी भी उसके लिए काफी प्रतिकूल है। दाव लॉर्ड बैटल मास्टर ने भौहें चढ़ाईं। जूनियर रेडिएंट किंग ने 500 से ज्यादा क्लोन प्रकट किए हैं। डार्कनॉर्थ उस आदमी के हमलों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसके पास जवाबी हमला करने का कोई रास्ता नहीं है। उसका कोई भी जवाबी हमला जूनियर रेडिएंट किंग के असली शरीर पर नहीं पड़ेगा। दाव लॉर्ड सोलेस्की ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, यह एक निष्क्रिय, एक तरफा लड़ाई होगी। अगर वह पलटवार नहीं कर पाया तो जीतना आसान नहीं होगा। मैंने जो सुना है उसके अनुसार जूनियर रेडिएंट किंग तीनों में से केवल पहले 2 ही घातक हमलों का इस्तेमाल कर पाता है। दाव लॉर्ड ब्राइटफिश ने चिंतित होकर कहा, तुलनात्मक रूप से लुमिस्लेयर वास्तव में तीनों में सबसे कमजोर है। इसके बाद लुमिहिलेटर है और सबसे शक्तिशाली पौराणिक लुमिपोकैलिप्स है। मार डालना, संहार करना, सर्वनाश, ये 3 प्रसिद्ध घातक हमले थे। किंवदंतियों के अनुसार लुमिपोकैलिप्स की रचना और अभ्यास केवल रेडिएंट किंग ने ही किया था। इसी तकनीक के कारण उन्हें सभी अनंत प्रदेशों में तीसरा सबसे शक्तिशाली दाव लॉर्ड माना गया। हालांकि इस हमले का सिद्धांत पहले खुद को घायल करना और फिर दुश्मन को घायल करना था। इस हमले से आम शाश्वत सम्राट शायद एक ही वार में मारे जाएंगे। कल्पना कीजिए कि यह कितना शक्तिशाली था। चूंकि इस हमले से स्वयं दीप्तिमान राजा भी घायल हो सकते थे, इसलिए कनिष्ठ दीप्तिमान राजा दाव लॉर्ड यान्मी के लिए इसका इस्तेमाल करना संभव नहीं था। क्या ऐसा है? दाव लॉर्ड यान्मी के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था और वह सचमुच हत्या के इरादे से भरा हुआ था। मैंने सुना है कि आप रेडिएंट किंग के 3 घातक हमलों में से 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि दूसरा हमला कितना शक्तिशाली होगा। निंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह देखना चाहता था कि तथाकथित लुमिहिलेटर कितना शक्तिशाली है और यह उसके अपने हमलों जैसे कि ब्लड ड्रॉप स्टांस और शेडोलेस स्टांस के मुकाबले कैसा है। रेडिएंट किंग आमतौर पर युद्ध में लुमिहिलेटर का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि तीसरा घातक हमला उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकता था। इसलिए वह बिना किसी ठोस कारण के इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। तो फिर खुद विनाश का स्वाद चखो। दाव लॉर्ड यान्मी के सैकड़ों क्लोन अचानक हवा में गायब हो गए। फुफकार, वे प्रकाश के कणों में बिखर गए जो अंततः एक दाव लॉर्ड यान्मी में बदल गए। निंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं काफी कमजोर हूँ, दाव लॉर्ड यान्मी ने धीमी आवाज में कहा। इसलिए मैं लुमिहिलेटर का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लोनों को बचा नहीं पा रहा हूँ। हालांकि रेडिएंट किंग अपने सभी क्लोनों से एक साथ हमला करने में सक्षम है, जिससे ये पता लगाना असंभव हो जाता है कि कौन असली है और कौन नकली। यही असली ताकत है। हालांकि तुम्हारे खिलाफ मेरी ताकत ही काफी है। निंग तुरंत सतर्क हो गया। दाव लॉर्ड यान्मी अब सिर्फ एक शरीर रह गया था और वो भी उतना शक्तिशाली नहीं लग रहा था, और ये तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने अपनी सारी शक्ति बचाकर रखी थी, जिससे निंग और भी ज्यादा सतर्क हो गया। दाव लॉर्ड यान्मी ने अपने हाथ में एक काली तलवार निकाली। सफाया कर दो, वह धीरे से बुदबुदाया। झट, उसका पूरा शरीर उस तलवार में विलीन हो गया और सुनहरे प्रकाश की एक चमकदार किरण में बदल गया। हालांकि वह हृदयलोक प्रक्षेपण और यिन यांग तलवार क्षेत्र के दबाव में था, फिर भी वह प्रकाश की गति से 72 गुना तेज गति से चल रहा था। कितनी भयानक गति! निंग दंग रह गया। वह खुद अपने प्रतिद्वंद्वी से कहीं धीमा था। लेकिन तुम मुझसे नजदीकी मुकाबले में लड़ना चाहते हो? हम्फ, नजदीकी मुकाबले में सिर्फ गति ही नहीं होती। सुनहरी रोशनी की हमलावर किरण का सामना करते हुए निंग ने दोनों हाथों से वार किया और उन्हें रोकने के लिए तलवार जैसी उंगलियां बना लीं। झनकार, 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 झनकार। इस सुनहरी रोशनी की किरण की शक्ति विशुद्ध गति से आती थी। जैसे ही वह निंग की उंगलियों से टकराने लगी और उनसे अवरुद्ध होने लगी, उसने तुरंत दिशा बदल दी। सुनहरी रोशनी की किरण लगातार निंग के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, भयानक गति से घूम रही थी और बार बार उस पर हमला कर रही थी, मानो वह कई शीशों के बीच उछल रही हो। निंग को मजबूरन अपनी ओमेगा स्वॉर्ड दाव 16 मुद्रा पर निर्भर रहना पड़ा और अपनी पूरी ताकत बचाव में लगानी पड़ी। ये कैसे संभव है? उसकी सुरक्षा पूरी तरह से दोषरहित कैसे हो सकती है? उसका अवतार मेरी गति के साथ कैसे तालमेल बिठा सकता है? दाव लॉर्ड यान्मी इस घातक हमले को अंजाम देते हुए भी स्तब्ध रह गया। लुमिहिलेटर को एक ही शब्द में बयां किया जा सकता है, तेज। इस क्षेत्र में ये बाकी सभी तकनीकों से कहीं बेहतर था और ये लगातार दिशा बदलने में सक्षम था। आमतौर पर इसके हथियार चलाने वाले के समान स्तर के विशेषज्ञ ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 बार ही इसे रोक पाते थे, उसके बाद वे दिशा परिवर्तन को झेल नहीं पाते थे और हार जाते थे। आज तक अपने ही स्तर के विरोधियों से लड़ते हुए दाव लॉर्ड यान्मी ने विरोधियों को इस हमले को झेलने के लिए सिर्फ अभेद्य शरीर जैसी विशेष तकनीकों पर निर्भर देखा था। अपने पूरे जीवन में उसने केवल 2 ही ऐसे लोगों का सामना किया था जो इस हमले को रोकने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल कर सकते थे। निंग उन दोनों में से दूसरा था। पहला व्यक्ति पूरे अनंत प्रदेशों का प्रसिद्ध नंबर 1 विशेषज्ञ था, लेकिन जाहिर है उस समय वह व्यक्ति केवल तीसरे चरण का एक दाव लॉर्ड था। वह सचमुच काफी तेज है।
अविश्वसनीय रूप से तेज और दिशा परिवर्तन भी तेज हैं। यह एक ही हमला वस्तुतः सर्वव्यापी है। इसकी गति और चपलता ही इसे अनंत प्रदेशों के अधिकांश भाग पर प्रभुत्व स्थापित करने और अधिकांश डाउनलॉर्ड्स को पराजित करने में सक्षम बनाती है। हालांकि इसकी वास्तविक निकट युद्ध तकनीकें काफी कमजोर हैं। इसकी सुरक्षा काफी कमजोर है और इसके हमले अत्यधिक स्थिर और अप्रत्याशित हैं। मैं आसानी से बता सकता हूँ कि अगला हमला कहाँ से होगा। यह निंग का निजी आकलन था। उससे तेज कोई भी इस हमले को आसानी से विफल कर सकता है। हालांकि निंग ये भी जानता था कि गति का यह वर्तमान स्तर उसके हृदयलोक प्रक्षेपण और उसके यिन यांग तलवार क्षेत्र के बावजूद था। निंडस्ट जैसे सबसे श्रेष्ठ दावलॉर्ड भी आमतौर पर इन हमलों का सामना नहीं कर पाते। जहां तक दीप्तिमान राजा की बात है, वह स्वयं प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से चलने में सक्षम था। कोई कल्पना कर सकता है कि उसका लुमिहिलेट कितना तेज होगा। असफल, फिर से असफल। दावलॉर्ड यान्मी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने बहुत कम समय में 1000 से ज्यादा हमले किए थे, लेकिन निंग ने उन सभी को नाकाम कर दिया था। निंग साफ तौर पर उससे काफी धीमा था, लेकिन निंग का बचाव इतना मजबूत, बेदाग और सटीक था कि उसे एक भी मौका नहीं मिल पाया। मैंने तुम्हारे दोनों घातक हमलों का परीक्षण कर लिया है और वे काफी हद तक ठीक ठाक लग रहे हैं। अब मेरे जवाबी हमले का समय है। निंग का हृदय बल तुरंत बाहर निकला, चुपचाप और बिना आवाज के दावलॉर्ड यान्मी के शरीर में घुस गया। इस समय निंग को 2 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हार्टफोर्स अटैक आए थे। यह उसका दूसरा था। ड्रीम स्टार हार्टफोर्स एरेडिकेटर आमने सामने की टक्कर पर केंद्रित था, जबकि ड्रीम स्टार भ्रम पर। अरे, दावलॉर्ड यान्मी इस भयंकर युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन अचानक उसे अपनी आत्मा और सच्ची आत्मा के मोहित होने का एहसास हुआ। उसके सामने भ्रम प्रकट होने लगे, लेकिन जैसे ही उसके मन ने एक भयंकर चीख निकाली, उसने तुरंत खुद को वापस जगा लिया, जिससे उसके सामने मौजूद भ्रम नष्ट हो गए। धमाका। हालांकि ठीक इसी क्षण निंग का दाहिना हाथ सीधे उसकी छाती में घुस गया। दावलॉर्ड यान्मी स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि आखिरकार भ्रम ने उसकी एकाग्रता भंग कर ही दी थी, भले ही बस एक पल के लिए। लेकिन उस पल के दौरान उसकी गति धीमी हो गई थी, जिससे निंग को उस पर वार करने का मौका मिल गया। क्या हो रहा है? निंग भी हैरान था। उसके शरीर की रक्षा के लिए एक शाश्वत कवच होना चाहिए था। मैं इतनी आसानी से उसकी छाती में कैसे घुस गया? दावलॉर्ड डार्कनॉर्थ, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे निकट युद्ध कौशल तुम्हारे हृदय बल कौशल जितने ही प्रबल हैं। दावलॉर्ड यान्मी ने भारी चोट को नजरअंदाज करते हुए निंग को घूरा, फिर आह भरी। मुझे लगता है कि हमारे स्तर की शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति तुम्हें हरा पाने में सक्षम होना मुश्किल होगा। सबसे अधिक संभावना है कि केवल प्रथम श्रेणी के सबसे श्रेष्ठ दावलॉर्ड ही तुम्हें हरा पाएंगे। तुमने मुझे हरा दिया है और मेरे पास कोई बहाना नहीं है। फुफ। दावलॉर्ड यान्मी का शरीर तुरंत चमकती हुई रोशनी की अनगिनत धाराओं में विलीन हो गया। वह रोशनी तुरंत दूर एक दूसरे दावलॉर्ड यान्मी में बदल गई। उसने निंग को घूरा, फिर मुस्कुराया। प्रकाश के अवतार का असली रहस्य यही है। मेरा शरीर न केवल अनगिनत क्लोनों में बदल सकता है, बल्कि मैं लगभग अजेय भी हूँ। हालांकि तुम मुझसे थोड़े ताकतवर हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। काश मैं अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने का कोई मौका ढूंढने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से टकरा गया। ऐसा लगता है कि वोइडजी जेडसील हासिल करने की मेरी संभावनाएं सचमुच बहुत कम हैं। बोलने के बाद वह मुड़ा और एक कदम आगे बढ़ा, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। निंग उस दिशा में घूरता रहा जहां दावलॉर्ड यान्मी गायब हो गया था। उसने धीरे से बुदबुदाया, प्रकाश का अवतार। सभी द्वितीय श्रेणी के दावलॉर्ड्स में अत्यंत शक्तिशाली जीवन रक्षक क्षमताएं होती थीं। उदाहरण के लिए कोंगसान अपने अंधकार अवतार शरीर के कारण लगभग अजेय था। दावलॉर्ड यान्मी की जीवन रक्षक क्षमता कोंगसान जितनी ही शक्तिशाली थी। उसे हराना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। और इसी तरह निंग को मारना भी बेहद मुश्किल होगा। वेवशिफ्ट दायरे के भीतर एक श्वेत वस्त्रधारी युवक, जिसके लंबे सुनहरे बाल चमक से जगमगा रहे थे, धीरे धीरे राज्य में टहल रहा था। वह युवक अत्यंत सुंदर था और किसी भी अन्य साधक की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी आंखों में सीधे देख भी ले। वह रेडिएंट किंग थे, अंतहीन प्रदेशों के सर्वोच्च दावलॉर्ड्स में से एक, जिन्हें सूची में सबसे ऊपर स्थान दिया गया था। मैंने उसे बहुत पहले ही बता दिया था, दावलॉर्ड सोलिस्की अपने अवतार को केवल वास्तवेन महल में ही छोड़ देगा। बाकी सभी शिष्य बहुत पहले ही भाग चुके हैं। जाहिर है दावलॉर्ड सोलिस्की ने पहले ही तय कर लिया है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने अवतार को युद्ध में मार गिराएगा। दीप्तिमान राजा ने अपना सिर हिलाया। हालांकि यान्मी और बाकी लोग अभी भी अपने मूर्खतापूर्ण भ्रम पाल रहे थे और कुछ जानकारी हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे। सोलिस्की के लिए वह जानकारी दांवमज में उसकी सफलता की संभावनाओं को दर्शाती है। वह इसके बारे में दूसरों को कैसे बता सकता था? केवल वे कमजोर दावलॉर्ड्स ही यह भ्रम पाल सकते थे कि वे उससे जानकारी हासिल कर लेंगे। सभी सच्चे शक्तिशाली दावलॉर्ड्स ने बिना समय गंवाए सीधे वेवशिफ्ट दायरे की ओर बढ़ने का फैसला किया। हर एक पल उन्हें वॉर्डजी जेडसील्स हासिल करने में फायदा पहुंचा सकता था। दीप्तिमान राजा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पुस्तक 31, अध्याय 24, वेवशिफ्ट क्षेत्र में प्रवेश। हाल के दिनों में ब्राइट शो साम्राज्य की 3 स्पेस टाइम सुरंगों का काफी बार उपयोग किया गया था, क्योंकि कई भटकते हुए वर्ज स्तर के दावलॉर्ड्स जल्दी से वापस आ गए थे और बैडलैंड्स क्षेत्र की ओर जाते हुए उनसे होकर गुजरे थे। फुफ। एक सफेद वस्त्रधारी युवक सुरंग से बाहर निकलता हुआ अंधेरे भंवर से बाहर आया। दावलॉर्ड डार्कनॉर्थ,
अचानक एक आवाज ने उसे पुकारा। जी निंग ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक सुनहरा वस्त्र पहने मुस्कुराता हुआ बुजुर्ग उसकी ओर देख रहा है। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, डाउलॉर्ड गोल्डसेबर। निंग ने बूढ़े आदमी को पहचान लिया। हाँ, मैं हूँ। तुम्हें देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इस बूढ़े को डाउलॉर्ड बनकर कगार तक पहुंचने में बरसों लग गए। अभी कुछ समय पहले तक तुम एक विश्व स्तरीय साधक थे, लेकिन अब तुम मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। मैंने सुना है कि कनिष्ठ दीप्तिमान राजा डाउलॉर्ड यान्मी भी तुम्हारे अवतार को नहीं हरा पाए थे। प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली, सुनहरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आह भरी। निंग के अवतार और डाउलॉर्ड यान्मी के बीच युद्ध की खबर सचमुच पूरे अंतहीन प्रदेशों में फैल गई थी। सच तो ये है कि सोलेस्की और बैटल मास्टर ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि बाकी डाउलॉर्ड अपनी कल्पनाओं को त्याग कर पीछे हट जाएं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सुनी है, मुझे यकीन नहीं है कि आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। यह क्या है? निंग ने पूछा। कुछ ही घंटे पहले डार्क किंगडम का वाइनसेज बैडलैंड्स क्षेत्र में प्रकट हुआ है। अब तक वह वेवशिफ्ट दायरे में प्रवेश कर चुका है। सुनहरे वस्त्र पहने विशेषज्ञ ने गंभीरता से कहा। वाइनसेज? निंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। डार्क किंगडम का वाइनसेज, वह पूरे ब्रह्मांड के महापुरुषों में से एक था, क्योंकि अब उसे सभी अंतहीन प्रदेशों का नंबर 1 डाउलॉर्ड घोषित कर दिया गया था। ये वास्तव में एक मजाक जैसा था। कुलीन अंतहीन प्रदेशों का सबसे शक्तिशाली डाउलॉर्ड असल में डार्क किंगडम नामक एक बाहरी संगठन से निकला था। काश कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वाइनसेज कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था। किसी भी युग में जिसे सार्वजनिक रूप से नंबर 1 माना जाता था, उसके पास सचमुच अविश्वसनीय शक्ति होती थी। डाउलॉर्ड फेडेरस स्वयं अपने युग की नंबर 1 डाउलॉर्ड थी। वाइनसेज को अंधेरे के दांव में निपुण माना जाता था और वह एक हृदय बल साधक भी था। किंवदंतियों के अनुसार बचपन में उसका जन्म और पालन पोषण नरसंहार की दुनिया में हुआ था। डार्क किंगडम एक बाहरी संगठन था जिससे उनके लिए अंतहीन क्षेत्रों में खुद को पूरी तरह से स्थापित करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए डार्क किंगडम में पले बड़े सभी प्रतिभाशाली लोग बेहद हिंसक और क्रूर थे और दाओ गठबंधन ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वाइनसेज ने जिन कठिनाइयों और यातनाओं का अनुभव किया, उनकी कल्पना करना भी मुश्किल था। परिणामस्वरूप वह एक कुख्यात शराबी बन गया जो अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए शराब का उपयोग करता था। लेकिन शराब से प्रेरित एक सपने में वह अचानक एक अविश्वसनीय हृदय शक्ति कला में निपुण हो गया जिसे स्लॉटफिएंट फील्ड के रूप में जाना जाता है। ये तो उम्मीद ही थी कि वाइनसेज वेवशिफ्ट दायरे में जाएगा। निंग बिल्कुल शांत था। अब जब वॉर्डजी जेडसील्स उभर आए हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादातर सबसे शक्तिशाली डाउलॉर्ड्स वहां जाएंगे। वाइनसेज की ताकत को देखते हुए वह वहां कैसे नहीं जा सकता? यही एकमात्र चीज नहीं है जो मुझे बतानी है, सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। शराब के शौकीन ने तो सचमुच ब्रह्मांड का एक खजाना हासिल कर लिया है। क्या? निंग ने आश्चर्य से कहा। एक ब्रह्मांड का खजाना? क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? बिल्कुल पक्का भाई डार्कनॉर्थ, मैंने भी कुछ देर पहले ही यह सुना है। मुझे लगता है कि आपको भी जल्द ही खबर मिल जाएगी, सुनहरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। वेवशिफ्ट क्षेत्र इस समय अराजकता की स्थिति में है और कई डाउलॉर्ड्स जिन्हें अपनी जीत का भरोसा नहीं है, समूहों में इकट्ठा होने लगे हैं। दाओ गठबंधन के 10,000 से ज्यादा डाउलॉर्ड्स ने मिलकर वेवशिफ्ट क्षेत्र के बाहर एक विशाल सेना का गठन किया है ताकि एओनियंस और डार्क किंगडम के डाउलॉर्ड्स को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सके। और वास्तव में वे दोनों संगठनों के डाउलॉर्ड्स को कुछ समय के लिए रोकने में कामयाब रहे। हालांकि जब वाइनसेज प्रकट हुआ और उसका सामना दाओ गठबंधन के 10,000 से ज्यादा डाउलॉर्ड्स द्वारा स्थापित विशाल सेना से हुआ, तो उसने अपने ब्रह्मांड के खजाने का इस्तेमाल करके वेवशिफ्ट क्षेत्र में घुसने का रास्ता बना लिया। एक ब्रह्मांड का खजाना? निंग को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। अब तक उसे कई ब्रह्मांड के खजाने मिल चुके थे। पहला खजाना तलवार महल में टूटी हुई तलवार थी, जबकि दूसरा वैकल्पिक ब्रह्मांड के जेनेसिस लेंस में तलवार हेगेमॉन की नील रंग की महान तलवार थी। तीसरा खजाना टेरास्टाजिया के अंदर उस गुफा में था, वह लंबी छड़ी जो प्राचीन साधकों के उस पूर्वज ने पीछे छोड़ दी थी। हालांकि उनमें से किसी को भी निंग पसंद नहीं आया था। ब्रह्मांड के खजानों को जबरदस्ती बांधने का कोई तरीका नहीं था। यह मामला हथियार चलाने वाले को चुनने का था, न कि चलाने वाले को हथियार चुनने का। ब्रह्मांड के हर एक खजाने में सचमुच अकल्पनीय मात्रा में शक्ति समाहित थी। वह पहले से ही अनंत प्रदेशों का नंबर 1 डाउलॉर्ड था। अगर उसके पास ब्रह्मांड का खजाना है तो वह बिल्कुल अजेय होगा। सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आह भरी। और मेरे लिए यह अकल्पनीय है कि ब्रह्मांड का खजाना कभी किसी डाउलॉर्ड को चुनेगा। जब डाउलॉर्ड अपने डाउमज में असफल होते हैं तो मृत्यु निश्चित है। मेरी जानकारी के अनुसार वाइनसेज बहुत लंबे समय से जीवित है। मुझे लगता है कि अपने जीवन काल की सीमा तक पहुंचने से पहले उसके पास केवल कुछ हजार अराजकता चक्र ही बचे हैं। निंग ने सिर हिलाया। आमतौर पर ब्रह्मांड के खजाने केवल शाश्वत सम्राटों को ही चुनते हैं। अनंत प्रदेशों में ब्रह्मांड के खजाने हासिल करने वाले डाउलॉर्ड्स की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। साथ ही दाओवादी डार्कनॉर्थ, क्या आप भी वेवशिफ्ट दायरे में जाने की योजना बना रहे हैं? सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। क्या आप मेरे साथ यात्रा करना चाहेंगे? सुनहरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने तुरंत पूछा। कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही एक दोस्त से अपॉइंटमेंट ले लिया है, निंग ने समझाया। तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। सुनहरे वस्त्र पहने विशेषज्ञ को पता था कि वह निंग से कहीं कमजोर है और बस उसे धीमा कर देगा। हालांकि मेरे मौके कम हैं, फिर भी मैं वेवशिफ्ट दायरे में जाऊंगा।
अगर मैं गया तो कम से कम मेरे पास एक मामूली मौका तो होगा। हाँ, हालांकि मैं निश्चित रूप से अन्य डाउनलॉर्ड्स के एक समूह के साथ मिलकर काम करूंगा। हम उन सर्वोच्च डाउनलॉर्ड्स की तरह नहीं हैं जो अकेले या छोटे समूहों में यात्रा करने की हिम्मत रखते हैं। निंग आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दावमच की खातिर कमजोर डाउनलॉर्ड भी सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे अंतहीन क्षेत्र में फैल गई, जिससे हर कोई हैरान रह गया। वाइनसेज, कितना दिलचस्प बच्चा है। प्राचीन साधकों का नेदरलिली हेगेमॉन प्रशंसा से मुस्कुराया। डार्क किंगडम का हर सदस्य पागल है। वे खुद के प्रति तो पागल हैं ही, अपने वंशजों के प्रति तो और भी ज्यादा पागल हैं। फिर भी उन्होंने एक अच्छे नौजवान को पाला। विंटरेन हेगेमॉन हमेशा नींद में रहता था, लेकिन वोइडजी जेडसील्स के साथ इस मामले के कारण उसकी नींद खुल गई थी। डार्कनॉर्थ और बर्टुलू दोनों ही हार्टफोर्स कल्टीवेटर हैं। मैंने सोचा था कि चौथे चरण के डाउनलॉर्ड्स बनने के बाद वे वाइनसेज को पछाड़ सकते हैं, लेकिन लगता है अब उम्मीद खत्म हो गई है। सर्वशक्तिमान ब्राइट शो हेगेमॉन ने अपना सिर हिलाया। उनका एकमात्र मौका अपना खुद का ब्रह्मांडीय खजाना हासिल करना है, लेकिन वह मौका बहुत कम है। ऐसा नहीं था कि ब्राइट शो हेगेमॉन ने निंग और बर्टुलू को कम करके आंका था, बल्कि बात यह थी कि ब्रह्मांड के खजाने उनके धारकों को अत्यधिक शक्ति प्रदान करते थे। वास्तेवेन पैलेस के भीतर निंग का अवतार और सोलेस्की का अवतार एक बैठक कर रहे थे। डार्कनॉर्थ, क्या आप वेवशिफ्ट दायरे में प्रवेश करने के बारे में आश्वस्त हैं? डाउलॉर्ड सोलेस्की ने पूछा। मैं कुछ सालों में वहां पहुंच जाऊंगा, निंग ने कहा। अगर मैं यह मौका चूक गया तो शायद ऐसा दूसरा मौका फिर कभी न मिले। बेशक मुझे जाना ही होगा। मेरा एक दोस्त भी है जो प्राचीन साधकों का सदस्य है और मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। हम, सोलेस्की ने सिर हिलाया और भारी आवाज में कहा, अगर तुम अंदर जा रहे हो तो ये ले लो। बोलते हुए उसने एक ज़ेड पर्ची थमा दी। यह, जैसे ही निंग ने ज़ेड पर्ची देखी, उसे अंदाजा हो गया कि यह क्या है। वेवशिफ्ट दायरे के बारे में मैं यही सब जानता हूँ, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने गंभीरता से कहा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। निंग हिचकिचाया। इससे उसे एक तेज शुरुआत मिलेगी और वह अपने विरोधियों पर बढ़त बनाए रख पाएगा। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने अन्य सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स की तुलना में बहुत पहले प्रवेश किया था और डाउलॉर्ड बैडलैंड्स का अवतार उसकी सहायता कर रहा था। बैडलैंड्स की अनगणित पर महारत को देखते हुए दोनों ने निस्संदेह वेवशिफ्ट दायरे के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। ये जानकारी सचमुच अमूल्य होगी। 2 साल पहले बैडलैंड्स और मेरा सामना राजा गोर्ज से हुआ था। डाउलॉर्ड सोलेस्की ने धीरे से कहा। सौभाग्य से बैडलैंड्स वेवशिफ्ट दायरे के भीतर ही कुछ संरचनाओं और अवरोधों का फायदा उठाकर राजा गोर्ज को चकमा देने में कामयाब रहे, जिससे हम बाल बाल बच गए। वेवशिफ्ट क्षेत्र अब कई खतरों से भरा हुआ है। हालांकि बैडलैंड्स मेरी मदद कर रहा है, फिर भी मुझे यकीन नहीं है कि मैं इन सभी खतरों से बच पाऊंगा, डाउलॉर्ड सोलेस्की ने कहा। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारे अलावा किसी और को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं है। तुम्हें इसके बारे में किसी और को बताने की अनुमति नहीं है। हम भाई हैं, तुम और मैं, लेकिन मुझे किसी और का कोई एहसान नहीं है। समझ गया? निंग ने सिर हिलाया। अंदर जाने के बाद सावधान रहना। मैंने सुना है कि अनंत प्रदेशों के शीर्ष 10 डाउनलॉर्ड अंदर जा चुके हैं। कुछ कम ज्ञात डाउनलॉर्ड भी हैं जो उनके जैसे ही शक्तिशाली हैं और वे भी अंदर जा चुके हैं, सोलेस्की ने निर्देश दिया। बड़े भाई, तुम्हें भी सावधान रहना होगा। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा, निंग ने कहा। टेरास्टाजिया छोड़ने के बाद निंग ने बैडलैंड्स क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ने के लिए अपनी आयाम पार करने की क्षमताओं और ब्राइट शो किंगडम की स्पेस-टाइम सुरंग पर भरोसा किया था। इसके बावजूद वहां पहुंचने में उसे 112 साल लग गए। 2 आकृतियां एक आयामी सुरंग से निकलकर बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड के ऊपर शून्य में प्रकट हुईं। भाई नाइनडस्ट, आप पहले वेवशिफ्ट दायरे में जा सकते हैं। मैं 1 घंटे में आपसे मिलूंगा, निंग ने कहा। क्या तुम्हें कुछ करने की जरूरत है? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने पूछा। मुझे कुछ इंतजाम करने हैं। निंग ने कुछ नहीं बताया। समझ गया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन जल्दी करो, देर मत करो। हम पहले ही बाकी ज्यादातर डाउनलॉर्ड से कई साल पीछे हैं, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने कहा। निंग ने सिर हिलाया, फिर एक और आयामी सुरंग खोली। निंग 3 लोगों की ओर जा रहा था। 3 लोगों को बैडलैंड्स क्षेत्र से खतरों की परतों ने अलग कर रखा था। इन क्षेत्रों के लिए सामान्य टेलीपोर्टेशन विधियां बेकार थीं। हालांकि निंग की अंतरिक्ष को पार करने की क्षमता उसे सीधे 3 लोगों में जाने की अनुमति देती थी। वह अपने सबसे महत्वपूर्ण दाव साधना खजाने, पुनर्मिलन के पत्थर के धूपदान को अपने प्राइमल ट्विन के साथ 3 लोगों में रखने वाला था। वेवशिफ्ट दायरे के ऊपर बाहर का आसमान। निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड यहाँ इकट्ठे हुए थे। इतने सारे लोग। निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड अपने सामने फैले विशाल अंतहीन बादलों से घिरे साम्राज्य को घूर रहे थे। यह वेवशिफ्ट साम्राज्य था और उसके बाहर आकृतियों का एक अंतहीन समूह दिखाई दे रहा था। डाउनलॉर्ड्स, हजारों डाउनलॉर्ड्स। उन्होंने एक बहुत ही विशाल संरचना बनाई थी जिसने पूरे वेवशिफ्ट साम्राज्य को ढंक लिया था। मैंने सुना है कि वाइनसेज इस संरचना को तोड़कर अंदर घुसने में कामयाब रहा है। डार्क किंगडम के कई डाउनलॉर्ड और एओनियंस उसके साथ अंदर घुसने में कामयाब रहे। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने आह भरी। इस संरचना को देखकर ही मैं कह सकता हूँ कि मैं वाइनसेज का मुकाबला करने में कहीं से भी असमर्थ हूँ। खुद पर भरोसा नहीं? निंग मुस्कुराया। काफी आत्मविश्वास है। जरूरी नहीं कि वोइडजी जेडसील्स सबसे ताकतवर ही जीतेगा, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने तुरंत कहा। तो फिर बकवास बंद करो, चलो अंदर चलते हैं, निंग ने आग्रह किया। चलो चलें। दोनों प्रकाश की किरणों में बदल गए जो सीधे उनके सामने के क्षेत्र की ओर उड़ चलीं।
वह डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ है। ओह, हमारे दाव गठबंधन के डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ 10,000 से ज्यादा कमजोर डाउलॉर्ड जो भव्य संरचना का हिस्सा थे, निंग या नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़े। एओनियंस और डार्क किंगडम के सदस्यों को रोक दिया जाएगा, लेकिन अन्य सभी को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जल्दी करो और हमें अंदर आने दो। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ काफी आश्वस्त लग रहा है। असल में वह सिर्फ एक और डाउलॉर्ड साथी के साथ अंदर जाने की हिम्मत रखता है। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ का अवतार ही यान्मी से ज्यादा शक्तिशाली है। उसका असली शरीर कितना शक्तिशाली होगा। बाकी सभी डाउलॉर्ड आपस में बातें करने लगे। निंग और नाइनडस्ट, ये दोनों फींड क्वीन डस्ट्रेन, वाइनसेज, पेलेस लॉर्ड डॉनस्टार या रेडियंट किंग जैसे दिग्गजों की तुलना में काफी कम प्रसिद्ध थे। हालांकि जब वे एक साथ आए तो वे निश्चित रूप से सबसे कुलीन डाउलॉर्ड्स के बराबर थे। वास्तव में ऐसे कई लोग थे जो निंग और नाइनडस्ट जैसे थे, दोनों ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और तुलनात्मक रूप से कमजोर। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन अभी तो तुम मुझसे ज्यादा मशहूर लग रहे हो। ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। निंडस्ट सेक्लॉर्ड ने निंग को एक नाराजगी भरी मानसिक शिकायत भेजी जैसे ही वे दोनों साथ साथ आगे की ओर उड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत कम बोलते हैं, निंग ने मन ही मन कहा। हाँ, मैंने किया है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने सहमति जताई। अब जब मैं चौथे चरण का डाउलॉर्ड बन गया हूँ तो मुझे अंतहीन प्रदेशों में अपना नाम फैलाने के लिए एक उपयुक्त अवसर ढूंढना होगा। कम से कम मुझे अंतहीन प्रदेशों में शीर्ष 10 में तो स्थान मिलना चाहिए। वेवशिफ्ट दायरे में आपके पास ढेरों मौके होंगे। आपको बस बाकी टॉप 10 में से किसी एक को चुनना है और उन्हें हराना है और आप तुरंत मशहूर हो जाएंगे, निंग ने हंसते हुए कहा। 10,000 से अधिक डाउलॉर्ड्स की निगरानी में दोनों ने समूह के बीच से उड़ान भरी और कंधे से कंधा मिलाकर वेवशिफ्ट दायरे में आगे बढ़े। पुस्तक 32 अध्याय 1 सोलिस की सहायता की याचना करता है। नदी का पानी धीरे धीरे कलकल कर रहा था। नदी के दोनों किनारे हरे भरे थे और हर रंग के फूलों से भरे हुए थे। फुफ फुफ, आसमान से दो आकृतियां उतरी। जी निंग और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड जंगली फूलों और झाड़ियों के बीच खड़े थे। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने आश्चर्य से आह भरी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वेवशिफ्ट क्षेत्र में इतने सुंदर दृश्य होंगे। हर कोई इस क्षेत्र के खतरनाक होने की बात करता है। क्या इतनी सुंदरता सचमुच खतरनाक हो सकती है? सम्राट वेवशिफ्ट सचमुच एक असाधारण सम्राट थे, निंग ने तुरंत कहा। वेवशिफ्ट क्षेत्र के खतरे छिपे हुए और अदृश्य हैं। फूलों की खूबसूरती देखकर धोखा मत खाओ। अगर तुम बेतहाशा इधर उधर भागने की हिम्मत करोगे तो तुम किसी बहुत ही खतरनाक जगह में फंस जाओगे। सचमुच? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड चौंक गया। ये देखकर निंग हंस पड़ा। हाँ, चिंता मत करो, हम अभी वेवशिफ्ट दायरे की सबसे बाहरी परिधि में हैं। अगर यहाँ कोई खतरा भी है तो हम उसे आसानी से झेल लेंगे। चलो इस नदी के किनारे चलते हैं और जितनी जल्दी हो सके वेवशिफ्ट दायरे के मुख्य क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। ये कहते हुए वह नदी के किनारे की ओर चलने लगा। क्या हम नदी के किनारे चलेंगे? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड निंग के पीछे पीछे चला, काफी उलझन में था। हाँ, हम इसका पालन करेंगे। इस तरह से यह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। निंग ने आगे कुछ नहीं बताया क्योंकि यह बात उसने अपने बड़े भाई सोलिस्की से सीखी थी। जाहिर है डाउलॉर्ड बैडलैंड्स यहाँ कुछ रहस्यों को जानने के लिए अंकगणित का इस्तेमाल कर पा रहा था। वेवशिफ्ट क्षेत्र में 10 परतें हैं, 7 बाहरी परतें और 3 भीतरी परतें। निंग ने आगे बढ़ते हुए समझाना जारी रखा। तीनों भीतरी परतों को कोर क्षेत्र माना जा सकता है और यहीं पर वोइड्जी जेडसील्स होने चाहिए। हमें जितनी जल्दी हो सके कोर क्षेत्रों की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन रास्ते में हमें कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। हम दोनों को सावधान रहना होगा और हर समय सतर्क रहना होगा। ठीक है, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने सिर हिलाया। निंग ने अपना हार्टवेल्ट प्रक्षेपण जारी किया जिससे उसके आसपास के 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया गया। हालांकि उसने इसे नियंत्रित किया ताकि यह कोई हमला न करे और इसे संवेदी मोड में रखा। स्कैनिंग विधि के रूप में हार्टवेल्ट प्रक्षेपण हार्टफोर्स या गॉडसेंस से कहीं ज्यादा प्रभावी था। वेवशिफ्ट क्षेत्र सचमुच बहुत विशाल था। पलक झपकते ही दोनों ने 3 सबसे भीतरी क्षेत्रों तक पहुंचने से पहले ही उसमें से गुजरते हुए 200 से ज्यादा साल बिता दिए। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, दूर से एक आवाज गूंजी। वे एक बर्फीले सफेद पहाड़ की चोटी पर थे। दोनों उस चोटी को पार कर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से 6 आकृतियां दिखाई दी, जिनमें सबसे आगे एक चमकदार सुंदरी थी जिसने हल्के गुलाबी रंग के ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे। ओह, डाउलॉर्ड क्यानफेई, निंग ने कहा। क्या संयोग है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तुमसे मिलूंगी। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, क्या तुमने डाउलॉर्ड सोलिस्की को देखा है? डाउलॉर्ड क्यानफेई ने दूर से पूछा। उसने पास ही खड़े नाइनडस्ट की तरफ देखा, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नाइनडस्ट निंग जितना मशहूर नहीं था। शायद बहुत से लोग पिछले नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग नए सेक्लॉर्ड को जानते थे। बड़े भाई सोलिस्की, अगर मैं होता तो शायद मैं भी उसके साथ यात्रा कर रहा होता, निंग ने कहा। जैसे जैसे दोनों बातें कर रहे थे वे धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आते गए। स्वूश, दोनों पक्ष एक दूसरे के रास्ते में आए और फिर एक दूसरे के आगे निकल गए। दोनों पक्ष गौर से देखते रहे और पल भर में हमला करने के लिए तैयार हो गए। निंग जानती थी कि 6 डाउलॉर्ड्स के इस दस्ते से निपटना कितना मुश्किल होगा। डाउलॉर्ड क्यानफेई दिखने में तो औरत जैसा था, लेकिन असल में वह पुरुष था। वह एक खास जीव था जो जहर के इस्तेमाल में माहिर था। उसके साथ मौजूद 5 और डाउलॉर्ड्स सभी उसके बराबर थे। वे सभी 6 दूसरे दर्जे के डाउलॉर्ड्स थे। 6 दूसरे दर्जे के डाउलॉर्ड्स। जब उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया तो वे वाकई एक ताकत बन गए, जो सबसे बेहतरीन डाउलॉर्ड्स को भी कड़ी टक्कर दे सकते थे।
इस डार्कनॉर्थ वाले को कम मत आंको, उसका साथी भी शायद काफी ताकतवर है। डाओलॉर्ड कियानफेई भी उन दोनों से लड़ना नहीं चाहता था। जल्द ही दोनों पक्ष अपनी अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। वाह, निंग ने राहत भरी सांस ली। डरने की क्या बात है, अगर हम सचमुच लड़ पड़े तो मैं उन्हें अकेले ही खत्म कर दूंगा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने आत्मविश्वास से शेखी बघारी। सच में? निंग ने उसकी तरफ देखा। नाइनडस्ट अजीब तरह से हंसा। सच कहूं तो अगर मैं बाहरी दुनिया में उनसे टकरा जाऊं तो मैं उन्हें कड़ी टक्कर देना चाहूंगा, लेकिन अभी तो हम वेवशिफ्ट दायरे की 7वीं परत में हैं। अगर हम लड़ाई से बच सकें तो यही सबसे अच्छा होगा। निंग ने सामने बर्फीले पहाड़ों पर नजर डाली। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। अभी कुछ देर पहले ही तो वे लापरवाह हुए थे और एक जाल में फंस गए थे। बच निकलने में उन्होंने 3 साल बर्बाद कर दिए थे। वेवशिफ्ट क्षेत्र 10 परतों में विभाजित था। 7 बाहरी परतें, 3 कोर परतें। 7वीं परत पहले से ही कोर क्षेत्र के काफी करीब थी। एक दूसरे से टकराने वाले किसी भी डाओलॉर्ड की हिम्मत नहीं होती कि वह बेतहाशा हमला करे। हम सब घबराए हुए और बेचैन हैं। यह वाकई बहुत थका देने वाला है। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपने होंठ भींच लिए। मेरे दिमाग में गणित चल रहा है। अब तक हम वेवशिफ्ट दायरे में डाउनलॉड्स की 100 से ज्यादा टुकड़ियों से भिड़ चुके होंगे। कुछ मजबूत थे, कुछ कमजोर, लेकिन उनमें से कोई भी असली लड़ाई के लिए तैयार नहीं था। बस इंतजार करो और देखो कि जब वोइड्जी जेडसील्स असल में आएंगी तो क्या होगा। जब ऐसा होगा तो तुम खुद देख लोगे कि कोई पीछे हटेगा या नहीं, निंग ने कहा। सब बस अपना समय बिता रहे हैं, बस। अचानक निंग का चेहरा पीला पड़ गया। डार्कनॉर्थ, जितनी जल्दी हो सके मुझसे मिलो। जल्दी जल्दी। वास्तेवेन पैलेस के भीतर डाउलॉर्ड सोलेस्की का अवतार निंग से उसे बचाने की विनती कर रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने आसपास के वातावरण का विस्तृत विवरण भी दिया। चलो चलें, निंग चिल्लाया। क्या हुआ? नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड चौंका। मेरा बड़ा भाई सोलेस्की गंभीर खतरे में है, हमें तुरंत वहां जाना होगा। वेवशिफ्ट दायरे में आने के बाद से यह पहली बार है जब उसने मुझसे मदद मांगी है, निंग ने कहा। आहा, तो तुम्हारा वो बड़ा भाई सोलेस्की आखिरकार हमसे मिलने के लिए राजी हो गया है? नाइनडस्ट हंसा। हालांकि सोलेस्की निंग के साथ भाई जैसा व्यवहार करता था, लेकिन सब यहाँ सिर्फ एक वोइड्जी जेडसील पाने के लिए थे। अगर दोनों मिल जाएं और फिर उनमें से किसी एक से टकरा जाएं, तो वह किसका होगा? निंग उसे चाहेगा, सोलेस्की उसे चाहेगा और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड भी उसे चाहेगा। तीनों में से नाइनडस्ट सबसे ज्यादा ताकतवर था। यही वजह थी कि डॉलॉर्ड सोलेस्की को उनसे मिलने की कोई जल्दी नहीं थी। यह मजाक करने का समय नहीं है, निंग ने गंभीरता से कहा। चलो जितनी जल्दी हो सके चलते हैं। अगर हम बहुत धीरे चले तो शायद हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। घबराए नहीं, अगर आप घबरा गए तो आप लापरवाह हो सकते हैं और खतरनाक क्षेत्र में गिरकर 1 सदी तक वहीं फंसे रह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप सचमुच समय पर नहीं बच पाएंगे, नाइनडस्ट ने चेतावनी दी। मुझे पता है। वे दोनों जल्दी से आगे बढ़ गए। वेवशिफ्ट दायरे की 8वीं परत। यहाँ एक रेतीला समुद्र तट था और एक फटेहाल बूढ़ा आदमी चेहरे पर एक बदसूरत भाव लिए समुद्र तट पर खड़ा था। उसके बगल में नीले वस्त्र पहने डाउलॉर्ड बैडलैंड्स खड़ा था। तुम दोनों बच नहीं पाओगे। दूर 3 लोगों का एक समूह खड़ा था, जिसकी मुखिया एक दुबली पतली महिला थी जिसने ढीले काले वस्त्र पहने हुए थे। उसकी त्वचा हरी थी, आंखें लाल थीं और उसके सिर पर घुमावदार हरे सींगों का एक जोड़ा था। वह अनंत प्रदेशों की 7वीं रैंक वाली डाउलॉर्ड फिंटक्वीन डिस्ट्रेन थी। उसके बगल में खड़े 2 साथी थोड़े कमजोर थे, लेकिन दोनों ही दूसरे दर्जे के डाउलॉर्ड थे। वे डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन और डाउलॉर्ड फाइटिंग थे। सोलेस्की, अच्छा लड़का बनो और मुझे सब कुछ बता दो जो तुम जानते हो। फिंटक्वीन डिस्ट्रेन की आवाज ठंडी और साफ थी, वरना मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तब तक तड़पाऊंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। डिस्ट्रेन, हम दोनों अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स का अवतार ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। पिछली बार तुमने मुझे मेरे बैडलैंड्स कोर्ट के सामने धमकाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ वेवशिफ्ट दायरे में तुमसे फिर मिलूंगा। अगर पकड़ सको तो पकड़ लो। आओ देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। सोलेस्की ने भी दांत पीस लिए। दोनों वहां समुद्र तट के ऊपर खड़े थे, जो देखने में तो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन असल में वे 13 प्राचीन जुड़ी हुई संरचनाओं से घिरे हुए थे। यह एक बेहद खतरनाक जगह थी जिसे उन्होंने कुछ समय पहले खोजा था, लेकिन उसमें घुसने से डरते थे। अफसोस, जब वे फिंटक्वीन डिस्ट्रेन से टकराए तो उनके पास जल्द से जल्द उन संरचनाओं में भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब जब वे अंदर फंस चुके थे तो बचना बहुत मुश्किल था। फिर भी फिंटक्वीन द्वारा पकड़े जाने से बेहतर था कि उस संरचना में छिप जाएं। हम्फ, फिंटक्वीन की आंखों में एक जानलेवा नजर दौड़ गई। धिक्कार है उन दोनों पर। इंसेंस ड्रैगन, क्या तुम्हारे पास अंदर जाने का कोई उपाय है? फिंटक्वीन ने मन ही मन पूछा। लगता है वे 13 चक्राकार संरचनाओं के अंदर हैं जो लगातार बदल रही हैं। वे सुरक्षित रूप से अंदर पहुंचने में सिर्फ इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि डाउलॉर्ड बैडलैंड्स भविष्यवाणी करने में बहुत कुशल है। डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया। हमारे लिए अंदर घुसना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि मैं संरचनाओं में कुशल हूँ, फिर भी मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। तो तुम कुछ नहीं कर सकते? इस पर फिंटक्वीन क्रोधित हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकता। डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन ने फिर अपना सिर हिलाया। फिंटक्वीन की लाल आंखें पागलपन से भरी हुई थीं। उसने ठंडे स्वर में गरजते हुए कहा, सोलेस्की, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। वेवशिफ्ट दायरे के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो वह सब मुझे सौंप दो।
अगर तुमने मुझे फिर से मना करने की हिम्मत की तो मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन न तो सोलेस्की और न ही बैडलैंड्स जरा भी टस से मस हुए। ठीक है, ठीक है। फील्ड क्वीन के शरीर से हल्की सी काली धुंध निकलने लगी, जैसे शक्ति और ऐश्वर्य की आभा उससे बाहर निकल रही हो, जिससे वहां उपस्थित सभी डाउनलॉर्ड्स कांपने लगे। हालांकि सम्राट वेवशिफ्ट अंकगणित में निपुण था, फिर भी वह एक हेगेमॉन नहीं था। अगर वह अभी मेरे सामने होता और मुझ पर हमला करता, तब भी वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। मुझे यकीन नहीं होता कि उसकी संरचनाएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं। मैं अपनी पूरी ताकत से उन्हें तोड़ दूंगा। तोड़ दो। फील्ड क्वीन की आवाज पागलपन से भरी हुई थी, क्योंकि उसके दो क्रिस्टल जैसे हाथ अचानक आकार में बढ़ गए और दो विशाल पहाड़ों की तरह सोलेस्की और बैडलैंड्स की ओर टूट पड़े। धमाका। रेतीले समुद्र तट पर तुरंत प्रकाश की धाराएं प्रकट हुईं और प्राचीन संरचनाएं प्रकट हुईं, जिन्होंने इन दोनों हाथों की प्रभुत्वशाली शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। पुस्तक 32, अध्याय 2, फील्ड क्वीन डिस्ट्रेन। धमाका। एक जबरदस्त आवाज गूंजी, विशाल समुद्र तट हिलने लगा और उसके पीछे समुद्र का पानी भी। समुद्र तट को ढकने वाली प्राचीन संरचना का प्रकाश भी कांप उठा, लेकिन वह इस झटके को सहने में कामयाब रहा। ये झटके से बच गया। सोलेस्की और बैडलैंड्स दोनों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। मुझे यकीन नहीं है कि यह संरचना मुझे रोक सकती है। फील्ड क्वीन डिस्ट्रेन इससे और भी ज्यादा पागल हो गई और उसके क्रिस्टल जैसे हाथ अनंत अंधकार से चमक उठे, जैसे ही उसने एक बार फिर संरचनाओं की ओर अविश्वसनीय वजन के प्रहार किए। धमाका, 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 धमाका। वह पागल औरत की तरह बार बार वार करती रही। उसकी आंखों में एक भयानक भाव था, क्योंकि वह लगातार हमला कर रही थी। इस दृश्य को देखकर उसके दोनों ओर खड़े दो डाउनलॉर्ड्स एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरे पीले पड़ गए। सोलेस्की और बैडलैंड्स की बात करें तो वे संरचनाओं द्वारा सुरक्षित होने के बावजूद बेहद घबराए हुए थे। सबसे शक्तिशाली और अद्भुत संरचनाओं को भी एक ही तरीके से हराया जा सकता था, जबरदस्त शक्ति। एक बार जब आपके हमलों की शक्ति पर्याप्त स्तर पर पहुंच जाती, तो आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी संरचना को ध्वस्त कर सकते थे। फील्ड क्वीन डिस्ट्रेन अंतहीन प्रदेशों की 7वीं सबसे शक्तिशाली डाउनलॉर्ड थीं, और वह सचमुच अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। जब वह इस तरह की शक्ति से बार बार प्रहार करती, तो उनके प्रहार से साधारण शाश्वत सम्राट भी धराशायी हो जाते। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। दैत्यरानी लगातार उन्मत्त होती जा रही थी और उसके हमले और भी शक्तिशाली होते जा रहे थे। उसके हमलों से सभी संरचनाएं पहले से ही कांप रही थीं। अब वे तेजी से ढहने के कगार पर पहुंचने लगीं, क्योंकि सबसे बाहरी संरचना के रूम टूटने लगे। चलो चलें। डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स ने स्थिति देखकर अपने दोस्त को गुस्से से भरा मन ही मन संदेश भेजा। जो मैंने पहले योजना बनाई थी, वही करो। चलो, अभी चलें, चलो चलें। डाउनलॉर्ड सोलेस्की ने हाथ हिलाकर डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स का अवतार उतार दिया। जैसे ही वह संरचना टूटने लगी, वह पानी की एक अंतहीन धारा में बदल गया, जो तेजी से दूर चली गई। तुम भागना चाहती हो? दैत्यरानी की निगाहें और भी ठंडी हो गईं। उसने अपना क्रिस्टल जैसा दाहिना हाथ लहराया और उसके हमले से एक अलौकिक शक्ति निकल पड़ी। धमाका। पहले से ही कांप रहा ये समूह आखिरकार पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसका हाथ भागती हुई पानी की धारा की ओर बढ़ा और उस हाथ से छुआ पानी पूरी तरह से बुझ गया। हालांकि पानी की धारा अनगिनत छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो गई, जो हर दिशा में तेजी से बह गईं। सोलेस्की की जीवन रक्षक क्षमताएं बिल्कुल भी बुरी नहीं हैं। फेंट क्वीन ने ठंडी हंसी हंसते हुए आसमान में उड़ते हुए दोनों हाथों से तेजी से वार किया। डाउनलॉर्ड सोलेस्की अपनी भागने और जीवन रक्षक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध था। वह पैट्रियार्क क्लियरविंड के समान स्तर का था, लेकिन उसके हमले उतने शक्तिशाली नहीं थे। हालांकि उसकी भागने की क्षमताएं क्लियरविंड से कहीं बेहतर थीं, खासकर उसके स्वनिर्मित अभेद्य जलरूप से। हालांकि यह नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड जितना परिपूर्ण और शक्तिशाली नहीं था, फिर भी इसमें उसके कुछ रहस्य और क्षमताएं समान थीं। डाउनलॉर्ड सोलेस्की को मारना काफी मुश्किल होगा। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि सोलेस्की जिंदा रहने में कितना माहिर है। इसलिए फेंट क्वीन ने इतने बेकाबू तरीके से हमला करने की हिम्मत की, वरना उसका मकसद उसे कमजोर हमलों से पकड़ना होता, ताकि वह उसे अपनी जानकारी सौंपने के लिए मजबूर कर सके। डाउनलॉर्ड सोलेस्की 3 लोगों के समूह के सामने से भाग गया, जिन्होंने उसका तेजी से पीछा किया। फुफ। पानी की अंतहीन धाराएं अचानक पेड़ों के झुरमुट में समा गईं। एक और संरचना। फेंट क्वीन के चारों ओर काली धुंध छा गई और उसका चेहरा क्रोध से गंभीर हो गया। अगर हिम्मत है तो अंदर आ जाओ। जंगल के भीतर का पानी एक मानवाकार आकृति में बदल गया। ये डाउनलॉर्ड सोलेस्की था, लेकिन उसका चेहरा राख जैसा हो गया था और उसकी आभा पहले से कहीं कमजोर हो गई थी। फिर भी उसने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। राक्षसी डिस्ट्रेन, अगर तुम में दम है तो आओ और इस संरचना को तोड़ दो। डाउनलॉर्ड सोलेस्की ने अपना हाथ लहराया, जिससे डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स का अवतार उसके बगल में प्रकट हो गया। क्या आप ठीक हैं, भाई सोलेस्की? डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स ने जल्दी से पूछा। फेंट क्वीन डिस्ट्रेन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। आमतौर पर मुझसे एक स्तर ज्यादा शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाते, लेकिन वह मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आखिरकार मेरा अभेद्य जलरूप भी पूरी तरह से सही नहीं है। डाउनलॉर्ड सोलेस्की ने अपना सिर हिलाया। मेरे दिव्य शरीर का लगभग 70% हिस्सा नष्ट हो गया था। मैं इसे फिर से बनाने के लिए अराजकता रत्नों का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा और सच्ची आत्मा दोनों बुरी तरह घायल हो गई हैं। मुझे ठीक होने में कम से कम 1 सदी लग जाएगी। 1 शताब्दी। डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स ने भी भौहें चढ़ाईं। वोएडजी जेडसील्स की उपस्थिति की घोषणा के बाद अनगिनत डाउनलॉर्ड्स अंदर आ गए थे। तब से वे दयनीय जीवन जी रहे थे,
क्योंकि डाउलॉर्ड्स का हर दस्ता जिससे भी उनका सामना होता उनका पीछा करने लगता। चूंकि वेवशिफ्ट क्षेत्र शुरू से ही काफी खतरनाक था, इसलिए डाउलॉर्ड बैडलैंड्स जैसा अंकगणित में पारंगत व्यक्ति भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि वे सभी मुसीबतों से बच सकें। वे बार बार खतरनाक परिस्थितियों में फंसते रहे थे और यह अब तक की सबसे बुरी स्थिति थी। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स के पास केवल उसका अवतार ही मौजूद था और वह भी बहुत कमजोर। अगर डाउलॉर्ड सोलिस्की इतनी बुरी तरह घायल हो गया होता कि उसे ठीक होने में 1 सदी लग जाती तो वे गंभीर संकट में पड़ जाते। धमाका। क्रोधित फेंट क्वीन ने एक बार फिर बाहर से संरचना पर हमले शुरू कर दिए। बैडलैंड्स, क्या तुम्हें यकीन है कि वह इस संरचना को नहीं तोड़ सकती? डाउलॉर्ड सोलिस्की थोड़ा चिंतित था। चिंता मत करो, ये संरचना इसी जंगल को अपनी नींव के रूप में इस्तेमाल करती है और पिछली संरचना की तुलना में कहीं अधिक स्थिर है। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स काफी आश्वस्त थे। तोड़ो, मेरे लिए तोड़ो। दैत्य रानी ने बार बार हथेलियों से वार किए। उसके हाथ रत्नों जैसे सुंदर और पीले थे, लेकिन उनमें भयानक शक्ति थी। हर बार जब वह जंगल पर हमला करती तो रून प्रकट होते और उसके ऊपर टिमटिमाते, क्योंकि जंगल उसके हमले का प्रतिरोध करता। हालांकि संरचनाएं थोड़ी हिल रही थीं, फिर भी वे पूरी तरह स्थिर थीं। राक्षस रानी, यदि आप इस संरचना को कच्ची शक्ति के माध्यम से नष्ट करना चाहें तो ये संभवतः काफी कठिन होगा, पास में खड़े डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन ने जल्दी से कहा। हाँ, इससे निपटना पहले वाले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फेंट क्वीन के चेहरे पर बर्फ की एक परत जम गई थी। जाहिर है वे वेवशिफ्ट दायरे के बारे में हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। कुछ संरचनाओं को बलपूर्वक नष्ट किया जा सकता था, लेकिन कुछ इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, जिस संरचना ने निंग और नाइनडिस्ट को फंसाया था वह बहुत शक्तिशाली थी। उन्हें उस संरचना को समझने और उससे बच निकलने में 3 साल लग गए थे। इंसेंस ड्रैगन, क्या तुम इसे खोल सकते हो? फेंट क्वीन ने पूछा। हमेशा की तरह वही तरकीबें। मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ढूंढने की कोशिश करूंगा, फिर तुम बल का प्रयोग करके आगे बढ़ोगे, डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन ने कहा। अगर कोई किसी संरचना पर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार करे तो तुम सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रभाव प्राप्त कर पाओगे, जिससे तुम्हें अपनी पूरी शक्ति से उसे भेदने का मौका मिलेगा। ये संरचना काफी जटिल है, इसमें मुझे काफी समय लगना चाहिए। जल्दी करो। फेंट क्वीन ने सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाया। फुफ, घना कोहरा पूरे जंगल को ढकने लगा। इस तरह वहां से गुजरने वाले किसी भी डाउलॉर्ड को पता नहीं चल पाएगा कि सोलिस्की और बैडलैंड्स यहाँ छिपे हैं। बहुत अच्छा। डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन ने हाथ हिलाया, जिससे एक लकड़ी की झोपड़ी नीचे उतर आए। वह लकड़ी की झोपड़ी के भीतर कमल की मुद्रा में बैठ गया, फिर अपने सामने बनी संरचना को घूरने लगा और ध्यान से उसका विश्लेषण करने लगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल। फेंट क्वीन और बाकी 2 डाउलॉर्ड बाहर इंतजार करते रहे। इसी दौरान डाउलॉर्ड्स की 2 और टुकड़ियां वहां से गुजरीं, लेकिन जब उन्होंने फेंट क्वीन डिस्ट्रेन का भयावह रूप देखा तो वे उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखने लगे। उसने अपनी खतरनाक प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी और बहुत कम लोग उसे अपमानित करने को तैयार थे। राक्षस रानी, ये संरचना के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तुम्हें तीनों पर एक साथ प्रहार करना होगा। डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन अचानक लकड़ी के घर से निकला और 3 महत्वपूर्ण जंक्शनों की ओर इशारा किया। जैसे जैसे महत्वपूर्ण बिंदु अपनी स्थिति बदलते रहे, डाउलॉर्ड के चिन्ह भी उनके साथ लगातार बदलते रहे। दैत्यरानी का शरीर धुंधला हो गया क्योंकि उसने अचानक 6 भुजाएं प्रकट कर दी। उसने उनमें से 3 भुजाओं से प्रहार किया और उन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक साथ 3 क्रिस्टलीय हथेली के प्रहारों से अत्यंत शक्तिशाली प्रहार किए। एक ही जोरदार धमाके के साथ उस संरचना के रून तुरंत टूटने लगे। क्या? संरचना के अंदर 2 राख चेहरे वाले डाउलॉर्ड्स घबरा गए। टूट जाओ और गायब हो जाओ। फेंट क्वीन डिस्ट्रेन ने अपनी गुप्त कला को त्याग दिया और केवल 2 भुजाएं पीछे छोड़ दी। अब उसके लिए अपने सबसे शक्तिशाली प्रहार करने का समय आ गया था और उसने शेष संरचनाओं पर लगातार प्रहार किए। संरचनाएं कांप उठीं और हिल गईं, जिससे पूरा जंगल हिलने लगा, लेकिन वे उसके प्रहारों को सहन करते रहे। ये भव्य संरचना 7 परस्पर जुड़ी संरचनाओं से बनी है। हम पहले ही 2 परतों वाली संरचनाओं को हरा चुके हैं। डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन ने जल्दी से कहा। मुझे लगता है कि अगर हम तीसरी परत को हरा भी दें तो बाकी 4 आपकी शक्ति का विरोध नहीं कर पाएंगे। फेंट क्वीन, तो जल्दी करो। फेंट क्वीन स्पष्ट रूप से अधीर हो रही थी। ठीक है। डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन एक बार फिर लकड़ी के कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ समय सामान्य से 100 गुना तेज चल रहा था और उसने अंदर से अपना शोध जारी रखा। जब वह अपना शोध कर रहा था, बाकी दोनों जंगल के बाहर पद्मासन में बैठे चुपचाप देख रहे थे। अचानक दूर से 2 आकृतियां दिखाई दी। फेंट क्वीन डिस्ट्रेन और डाउलॉर्ड फाइटिंग दोनों ने मुड़कर देखा तो देखा कि एक सफेद वस्त्रधारी युवक अपनी पीठ पर सुनहरी तलवार लिए हुए था और उसके साथ एक गंभीर चेहरे वाला चांदी के वस्त्रधारी व्यक्ति था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ। डाउलॉर्ड फाइटिंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मन ही मन कहा, फेंट क्वीन, ये डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ है। ये भी वास्टहेवन पैलेस का ही है। नाजुक डार्कनॉर्थ मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। फेंट क्वीन निंग को जरा भी महत्व नहीं देती थी। आखिरकार वह अनंत प्रदेशों की सबसे श्रेष्ठ डाउलॉर्ड्स में से एक थी। फुश फुश। निंग और नाइनडस्ट सेटलॉर्ड उनके पास उड़ाए। भाड़ में जाओ, फेंट क्वीन चिल्लाई, वरना अपनी जान लेने के लिए मुझे दोष मत देना। तुम और कौन सी सेना? निंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके साथ बातें मत करो, चलो करते हैं। नाइनडस्ट सेटलॉर्ड के हाथों में एक लंबी छड़ी आ गई और वह जोरदार गर्जना के साथ आगे बढ़ा।
पुस्तक 32 अध्याय 3 उन्मादी युद्ध। दुष्ट रानी डिस्ट्रेन ये देखकर दंग रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़े दो डाउनलॉर्ड उस पर हमला करने की हिम्मत कर सकते हैं। वह इतना क्रोधित हो गई कि हंसते हंसते लोटपोट हो गई। आत्मघाती मूर्ख। धमाका। अचानक एक घना काला कोहरा उसके अंदर से निकला और जीनिंग और नाइनडस्ट की ओर बढ़ा। क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? नाइनडस्ट का शरीर पानी के लहराते पर्दों से सुरक्षित हो गया जो लहरों की तरह आगे बढ़ रहे थे। वे सीधे उमड़ते काले कोहरे से टकराए और दोनों कुछ देर के लिए गतिरोध में फंस गए। नीचे उतरो। पीठ पर सुनहरी तलवार लिए सफेद वस्त्रधारी युवक जीनिंग ने धीमी गर्जना की। तुरंत उसके आसपास का क्षेत्र एक विशाल दुनिया के आंशिक भ्रम से भर गया। इस दुनिया के केंद्र में एक विशाल तलवार के आकार का पर्वत था जो भयंकर रूप से नीचे गिरा। हृदयलोक प्रक्षेपण नीचे आ गिरा। धमाका धमाका धमाका। पानी के लहरदार पर्दों से पहले से ही अवरुद्ध काली धुंध निंग के हृदयलोक प्रक्षेपण के बल से बिखरने लगी। 9 नवीनता कलाएं। निंग के शरीर से 9 ऊर्जा ड्रैगन बाहर निकले और क्रोध से चिल्लाते हुए हमला किया। रिपल वाटर कला, 9 नवज्ञान कलाएं और हृदयलोक प्रक्षेपण सब एक साथ। फींट क्वीन का काला कोहरा पूरी तरह से अभिभूत और नष्ट हो गया और वह और उसके दोनों डाउनलॉर्ड सहयोगी तीनों शत्रु क्षेत्रों के प्रभाव से दब गए और कमजोर हो गए। उनके पास वाकई इतनी शक्तिशाली गुप्त कलाएं हैं। फींट क्वीन को लगा कि उसका शरीर सुस्त पड़ गया है, मानो पूरी दुनियाएं उस पर दबाव डाल रही हों। उसे लगा जैसे वह दलदल में फंसी एक साधारण इंसान हो जिसकी हर एक हरकत और गति बेहद कष्टदायक हो। उसे इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी तो मैं अपनी पूरी शक्ति का शायद सिर्फ 60% ही इस्तेमाल कर पा रही हूँ। उन्होंने इतनी शक्तिशाली गुप्त कलाएं कैसे विकसित की होंगी? दुष्ट रानी। डाउनलॉर्ड फाइटिंग उसके बगल से एक भयानक चीख के साथ बोला। वह भी वही पीड़ा झेल रहा था जो वह झेल रही थी, लेकिन उसके लिए नतीजे कहीं ज्यादा गंभीर थे। दुष्ट रानी, मैं अपनी पूरी ताकत का ज्यादा से ज्यादा 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। हमें क्या करना चाहिए? दुष्ट रानी की लाल आंखों में एक उन्मादी क्रोध झलक रहा था। दोनों पक्षों के बीच अभी युद्ध होना बाकी था, लेकिन इन दोनों ने पहले ही बढ़त हासिल कर ली थी। गुप्त कलाएं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार के सहायक कौशल थे, लेकिन अंततः वे शक्ति के बाहरी स्रोतों पर निर्भर थे, जिससे उन्हें वास्तव में उन्नत करना बेहद मुश्किल हो गया। नाइनडस्ट अपनी रिपल वाटर कला में शक्ति के वर्तमान स्तर तक केवल अनगिनत वर्षों के संचित संसाधनों के कारण ही पहुंच पाया। साथ ही वह उस ग्रह के केंद्र में ड्रैगनफिश की प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था जहाँ वह था। जहाँ तक निंग की बात है, उसके पास कई अलग अलग दास और 7 लीफ पल अध्यायों के मार्गदर्शन की अंतर्दृष्टि थी। यही कारण था कि वह उन 9 नोवेसेंस कलाओं में महारत हासिल करने में सक्षम था। रिपल वाटर कला, 9 नवीनता कलाएं और एक हृदयलोक प्रक्षेपण। जब इन तीनों का क्रमिक रूप से प्रयोग किया गया तो उनकी शक्ति डाउनलॉर्ड ऑलगॉड के उस चरम से तुलनीय थी जब उन्होंने स्वयं 9 नवीनता कलाओं का प्रयोग किया था। डाउनलॉर्ड ऑलगॉड को कभी अनंत प्रदेशों के शीर्ष 3 साधकों में से एक माना जाता था और उसकी 9 नवीनता कलाएं इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण थी। वह इन कलाओं का उपयोग सम्राट मेलोबो जैसे लोगों को दबाने में सक्षम था, जिससे मेलोबो युद्ध में नाटकीय रूप से कमजोर हो गया। फीटिंग की शक्ति साधारण शाश्वत सम्राटों के बराबर ही है, लेकिन उसे इस हद तक दबा दिया गया है कि वह मुश्किल से लड़ पाता है। हालांकि भले ही मैं अपनी शक्ति का केवल 60% ही इस्तेमाल कर पाऊं, फिर भी वह काफी होगी। फींट क्वीन का चेहरा और भी क्रूर हो गया जब वह दहाड़ते हुए बोली, मर जा। धमाका। वह सीधे नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की ओर बढ़ी, जो भी उसकी ओर ही बढ़ रहा था। फींट क्वीन ने गुस्से से गुर्राते हुए अपने क्रिस्टल जैसे हाथों से वार किया और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की ओर बढ़ते हुए उन पर काली रोशनी की एक परत छा गई। हम्फ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने अपने लंबे डंडे से प्रहार किया और उसे एक खूबसूरत रेखा में आकाश में घुमाया, जिसका समापन फाइंट क्वीन के हाथों पर एक जोरदार प्रहार के रूप में हुआ। दोनों को अपने आप पर पूरा भरोसा था। दोनों ने आमने सामने लड़ने का फैसला किया। धमाका। एक जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। फींट क्वीन और नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड दोनों पीछे की ओर उड़ गए। क्या? नामुमकिन। फींट क्वीन को यकीन ही नहीं हो रहा था। अपनी शक्ति के स्तर पर उसे अपनी पूरी ताकत के सिर्फ 60% से भी दूसरे दर्जे के डाउनलॉर्ड्स को रौंद देना चाहिए था। ऐसा कैसे हुआ कि उसे अभी कोई फायदा नहीं हुआ? वह वास्तव में मेरे बराबर है, भले ही 2 गुप्त कलाएं और एक हृदयलोक प्रक्षेपण उसे दबा रहे हों। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड इस पर क्रोधित हो गया। फिर से फुफकार। इस बार उसकी आभा शक्ति में आसमान छू गई क्योंकि उसने अपनी लंबी छड़ी हवा में ऊंची उठाई। फिर उससे एक भयंकर सामने से वार किया। फींट क्वीन का चेहरा तमतमा गया, लेकिन फिर भी उसने इस प्रहार को रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। धमाका। इस बार टक्कर की आवाज बहुत धीमी और गहरी थी। हालांकि निंग को अपने दिल कांपता हुआ महसूस हो रहा था। निंडस्ट सेक्लॉर्ड का शरीर कांप उठा क्योंकि उसकी गति रुक गई थी, जबकि फाइंट क्वीन डिस्ट्रेन पीछे की ओर उड़ गई। उसके होठों के कोनों पर खून के कुछ धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसने गुस्से से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम असल में एक प्राचीन साधक हो। हाँ। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड काफी गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। अगर तुम्हारे पास ये गुप्त कलाएं और हृदयलोक प्रक्षेपण न होते तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? फींट क्वीन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम हम दोनों को नहीं हरा सकते, नाइनडस्ट ने कहा। भागो। निंग ने ठंडे स्वर में सहमति व्यक्त की। सच तो ये है कि दोनों को एहसास हो गया था कि नाइनडस्ट अपनी उस निषिद्ध दिव्य शक्ति के इस्तेमाल की बदौलत बस थोड़ा सा ही फायदा उठा पाया था। अगर वे सचमुच ये लड़ाई जारी रखते तो वे फाइंट क्वीन डिस्ट्रेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते।
चले जाओ, क्या तुमने सच में मुझे अभी अभी जाने को कहा था? फींट क्वीन का पन्ना सा चेहरा गुस्से से भर गया। दांत पीसते हुए उसने अपने हाथों में एक अजीब सा लाल गोला निकाला। वह गोला कई घुमावदार उभरी हुई रेखाओं से ढका हुआ था। उसने उसे हवा में ऊंचा उछाला और उसकी सतह पर उभरी हुई रेखाएं तुरंत प्रकाश से चमक उठीं। कुछ ही क्षणों बाद ऐसा लगा जैसे आसमान में एक ज्वलंत तारा प्रकट हुआ हो और धुंधली लाल रोशनी की धाराएं बिखेर रहा हो। धुंधली लाल रोशनी की धाराओं ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। जब नौ नव ज्ञान कलाओं और रिपल वाटर कला ने लाल रोशनी को छुआ तो दोनों को तुरंत एहसास हुआ कि उनकी गुप्त कलाएं नाटकीय रूप से क्षीण हो गई हैं। निंग को ये भी एहसास हुआ कि लाल रोशनी की अनगिनत धाराओं से उसके हृदय लोक प्रक्षेपण का प्रभाव भी इसी तरह क्षीण हो रहा था। ये किस प्रकार का खजाना है? निंग और नाइनडस्ट ने एक दूसरे को देखा। फेंट क्वीन, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब मैं अपनी पूरी शक्ति का 80 से 90% इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। डाउलॉर्ड फाइटिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका शरीर अब उस धुंधली लाल रोशनी से सुरक्षित था। हालांकि हार्टवेल्ट प्रोजेक्शन का उस पर अभी भी असर हो रहा था, लेकिन अब वह पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। फेंट क्वीन, डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन, जो दूर से संरचनाओं का विश्लेषण कर रहा था, अपने लकड़ी के घर से बाहर आया। इससे पहले गुप्त कलाओं और हृदयलोक प्रक्षेपण की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके पास छिपकर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फीटिंग और मैं मिलकर डार्कनॉर्थ से लड़ेंगे। ठीक है, तुम दोनों को मिलकर उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। जहां तक प्राचीन साधक की बात है, हम्फ, वह भी मरने वाला है। फिंट क्वीन एक बार फिर आगे बढ़ी। हाँ, चलो एक मजेदार लड़ाई करते हैं। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड एक बार फिर आगे बढ़ा। निंग ने अपनी बाहें फैला दी, दोनों हाथों में एक एक उत्तर धनुष तलवार लिए। वह धीरे धीरे डाउलॉर्ड फाइटिंग की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। नाइनडस्ट, फाइंट क्वीन डिस्ट्रिन जितने प्रसिद्ध लोग कम ही हैं। अगर तुम उसे हरा दोगे तो जरूर प्रसिद्ध हो जाओगे। ये कहते हुए वह अचानक डाउलॉर्ड फाइटिंग की ओर बढ़ा, जिसके हाथ में भी 6 नीली तलवारें थीं। मार डालो। दूर से डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन ने अपनी उंगली हिलाई, जिससे हजारों सुनहरे गोले उल्कापिंडों के तूफान की तरह निंग की ओर उछल पड़े। जैसे ही वे बाहर की ओर उड़े, वे एक साथ मिलकर एक अजीबोगरीब आकृति बना गए जो निंग की ओर टूटकर गिरे। कितना हास्यास्पद है। जैसे ही निंग ने डाउलॉर्ड फाइटिंग के खिलाफ युद्ध शुरू किया, निंग को अचानक एक हृदय बल का दौरा पड़ा। हृदय बल के 2 उभार उठे, जो दोनों की आत्माओं और सच्ची आत्माओं पर टूट पड़े। दोनों डाउलॉर्ड्स इस प्रहार को सहन करने में कामयाब रहे, लेकिन उसके बाद और भी विचित्र ड्रीम स्टार कला आई। डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन पीछे की ओर लड़खड़ा गया। 1000 सुनहरे मोतियों से बना संरचना आरेख बिखर गया और टूट गया। अच्छा नहीं। डाउलॉर्ड फाइटिंग ने भी अपने सामने भ्रमों की एक श्रृंखला देखी और उसे तोड़ने के लिए उसने एक भयंकर गड़गड़ाहट की। वार। तलवार की रोशनी की एक लकीर डाउलॉर्ड फाइटिंग के शरीर को चीरती हुई निकल गई। हालांकि वह शाश्वत कवच से सुरक्षित था, फिर भी निंग के प्रहार की भयानक टक्कर की शक्ति इतनी थी कि वह मुंह से खून थूकने के लिए काफी था और पीछे की ओर उड़ गया। वाह। पीछे की ओर उड़ते हुए भी डाउलॉर्ड फाइटिंग अपनी 6 नीली तलवारों से वार करने में कामयाब रहा और उन्हें हवा में चीखते हुए निंग की ओर भेज दिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। निंग ने अपनी 2 तलवारों का इस्तेमाल दुश्मन की तलवारों से 12 बार टकराने के लिए किया, फिर एक बार फिर डाउलॉर्ड फाइटिंग पर सीधा वार करने के लिए उन्हें छुरा घोंपा। इस बार उसने ओमेगा स्वॉर्ड दाव ब्लड ड्रॉप का इस्तेमाल करके वार किया। निंग अपनी उत्तरी धनुष तलवारों के साथ यही सबसे शक्तिशाली मुद्रा अपना सकता था, खासकर तब जब उन्होंने टूटे हुए विश्व केंद्र से सुनहरी रेत सोख ली थी। यह वार 6 तलवारों को चीरता हुआ डाउलॉर्ड फाइटिंग के निचले जबड़े पर लगा। फट। डाउलॉर्ड फाइटिंग के मुंह से खून की धारा बह निकली और वह पीछे की ओर उड़ गया। एक पल के लिए वह इस हमले की ताकत से पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यहाँ आओ। निंग की दूसरी तलवार ने वार किया और डाउलॉर्ड फाइटिंग के चारों ओर लिपटकर उसे बांध दिया। भागो, जल्दी। एक संरचना आरेख नीचे उतरा, जिसने निंग की उत्तरी धनुष तलवार को रोक दिया, जबकि डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन ने दूर से एक उन्मत्त मानसिक चिल्लाहट निकाली। धमाका। निंग की तलवार डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन के संरचना चित्र से सीधे टकराए। इससे डाउलॉर्ड फाइटिंग को होश में आने का समय मिल गया और उसका चेहरा पूरी तरह से राख जैसा हो गया। उसे पता था कि वह मौत के कितने करीब पहुंच गया था। वह तुरंत हवा के एक झोंके में बदल गया, जो प्रकाश की गति से 50 गुना तेज गति से चल रहा था और सीधे डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन की दिशा में भागा। पुस्तक 32, अध्याय 4, उड़ान। बेहद भयानक। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जैसे ही डाउलॉर्ड फाइटिंग भागा, उसका मन भय और सदमे से भर गया। सच तो ये है कि वह भी काफी शक्तिशाली था। वह एक दूसरे दर्जे का डाउलॉर्ड था जो पवन के दांव में अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया था और युद्ध में उसकी गतिविधियां रहस्यमय और भूतिया थीं। उसकी तलवार भी उतनी ही तेज और अप्रत्याशित थी, और फिर भी अभी जब उसने जी निंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो उसने खुद को पूरी तरह से नुकसान में पाया था। पहली भिड़ंत में निंग ने उसके खिलाफ ड्रीम स्टार कला का इस्तेमाल किया था। उसे अपनी चपलता तकनीक इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं दिया था। उसके ठीक बाद निंग ने उस पर तलवार से वार किया था। दूसरे संघर्ष में निंग ने ड्रीम स्टार कला का इस्तेमाल नहीं किया था। वे अकेले ही नजदीकी मुकाबले में उतरे थे और निंग को सिर्फ 2 वार करने पड़े थे। तलवार की रोशनी से 12 वार के बाद डाउलॉर्ड फाइटिंग पूरी तरह से हार गया था। ये साफ था कि उनके नजदीकी युद्ध कौशल में भारी अंतर था और निंग के निचले जबड़े पर तलवार के वार ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। हाँ, वह पूरी तरह से स्तब्ध था।
एक क्षण के लिए वह लगभग बेहोश हो गया था। आमतौर पर एक ही स्तर के दो विशेषज्ञों के बीच युद्ध में कोई भी कुछ ही वार से बेहोश नहीं हो जाता। उसके उस वार की ताकत अविश्वसनीय थी। दूसरे दर्जे के डाउलॉर्ड्स शायद ही ऐसे वार को झेल पाएं। भाई फीटिंग, क्या हुआ? डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन दूर से जादुई खजानों से हमला कर रहा था। उसने बेचैनी से कहा, तुम भाग क्यों गए? हमारी असली योजना तो यही थी कि तुम उससे नजदीकी से लड़ो और मैं अपने खजानों से दूर से उस पर हमला करूं। योजना को बेकार कर दो। मैं उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। जब वह हार्ट फोर्स का इस्तेमाल नहीं भी करता तब भी उसके मुकाबले में दूसरे दर्जे के डाउलॉर्ड बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते। डाउलॉर्ड फाइटिंग जो कुछ हुआ था उससे घबराया हुआ और क्रोधित था। उसने मन ही मन कहा, अभी अभी उसने मुझे बेहोश कर दिया था। जब प्रहार की शक्ति व्यक्ति की सहन करने की क्षमता से अधिक हो जाती थी तो वह तुरंत स्तब्ध हो जाता था और कुछ क्षण के लिए बेहोश हो जाता था। सच तो ये है कि हालांकि निंग की तलवारबाजी काफी शक्तिशाली थी और उसके नजदीकी युद्ध कौशल जबरदस्त थे, फिर भी वह अकेले इतना शक्तिशाली नहीं था कि यह प्रभाव पैदा कर सके। मुख्यतः इसलिए कि उत्तरी धनुष की तलवारें रक्तपात मुद्रा के लिए पूरी तरह उपयुक्त थीं। इस विशेष हमले की शक्ति इतनी जबरदस्त थी, अगर निंग के पास ब्रह्मांड का खजाना होता तो वह तुरंत पहले से कम 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। निंग की उत्तरी धनुष की तलवारें सुनहरी रेत के समंदर को सोखने के बाद कुछ क्षेत्रों में अपने चरम पर पहुंच गई थीं और कहा जा सकता था कि वे ब्रह्मांड के खजाने के आधारभूत स्तर तक पहुंच गई थीं। नतीजतन उसकी रक्तपात मुद्रा पहले की तुलना में 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। जल्दी करो और भागो, मैं भी उसे नहीं रोक सकता, डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन ने कहा। धमाक धमाक धमाक, निंग तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़ा, हजारों सुनहरे मोती और उनके बनाए हुए ढांचे को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद निंग सीधे डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन और डाउलॉर्ड फाइटिंग की ओर बढ़ा। राक्षस रानी फेंट क्वीन, दोनों डाउलॉर्ड्स फेंट क्वीन डिस्ट्रेन को मानसिक विनती भेजते हुए भागने लगे। डार्कनॉर्थ बहुत शक्तिशाली है, हम दोनों उसे रोक नहीं सकते। फेंट क्वीन, हम उसे अब और नहीं रोक सकते। अगर निंग और दो डाउलॉर्ड्स के बीच की लड़ाई को एक तरफा कहा जा सकता है तो फेंट क्वीन और निंडस्ट सेक्लॉर्ड के बीच की लड़ाई को तो बस एक भयंकर ही कहा जा सकता है। हालांकि फेंट क्वीन एक महिला थी, उसके हमले साफ तौर पर ज्यादा दबंग और प्रभावशाली थे और उसके नजदीकी युद्ध कौशल ज्यादा निखर कर आए थे। उसके हाथ कई तरह के हमलों में उतार चढ़ाव करते थे, जिनमें उंगलियों की कला, हथेली की कला और मुट्ठी की कला शामिल थी। जहां तक नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की बात है, वह भी काफी उग्र और वीर था। जब भी वह मुश्किल में पड़ता तो तुरंत अपनी निषिद्ध दिव्य शक्ति का प्रयोग करता। एक प्राचीन साधक होने के नाते उसका दिव्य शरीर किसी भी सामान्य साधक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने उस विशेष दिव्य शक्ति का प्रयोग कब किया? हालांकि एक आम कहावत है कि आप जितने ऊंचे स्तर पर होंगे, दांव उतना ही महत्वपूर्ण होगा। उसकी अपरिष्कृत दिव्य शक्ति अत्यधिक क्रूर और विस्फोटक थी, जिससे उसे अत्यधिक शक्ति प्राप्त होती थी। इसके अलावा ये पहली बार था जब वह फाइंट क्वीन जैसे स्तर के किसी विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए वह खासा उत्साहित था और पूरी ताकत से लड़ रहा था। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उससे काफी कुछ सीखता गया। फेंट क्वीन, डार्कनॉर्थ बहुत शक्तिशाली है, हम उसे रोक नहीं सकते। डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन और डाउलॉर्ड फाइटिंग ने भागते हुए उसे मानसिक संदेश भेजे। क्या? फेंट क्वीन का चेहरा पीला पड़ गया। दोनों साथ काम करते हुए भी डार्कनॉर्थ के सामने टिक नहीं पाए। धिक्कार है, धिक्कार है। फेंट क्वीन ने नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को घूर कर देखा। वह जानती थी कि इस प्राचीन साधक के खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती। हालांकि वह वास्तव में शीर्ष स्तरीय डाउलॉर्ड्स में से एक थी और इसलिए ज्यादातर प्राचीन साधकों की चिंता नहीं करती थी। नाइनडस्ट कोई साधारण प्राचीन साधक नहीं था, वह एक ऐसा साधक था जिसका दांव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, जो उसे एक कठिन शत्रु बनाता था। चलो चलें। फेंट क्वीन मुड़ी और सीधे निंग की दिशा में दौड़ी। वह भाग रही है? निंडस्ट सेक्लॉर्ड ये सुनकर चौंक गया। समय पर निंग के पास न पहुंच पाने के कारण उसने तुरंत मन ही मन कहा, सावधान डार्कनॉर्थ, फेंट क्वीन डिस्ट्रेन सीधे तुम्हारी ओर आ रही है। निंग ने पहले ही अपने हृदय विश्व प्रक्षेपण का प्रयोग कर लिया था और इस प्रकार उसे अपने आसपास की दुनिया की एक स्पष्ट तस्वीर मिल गई थी। जब फेंट क्वीन उसकी ओर बढ़ी तो उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई, बल्कि वह थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। आओ। निंग मुड़ा और शांति से फेंट क्वीन के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी उत्तरी धनुष तलवारें तैयार थीं। तुम अपने आप को जरूरत से ज्यादा आंकते हो, मर जाओ। फेंट क्वीन ने अपनी 2 क्रिस्टल जैसी हथेलियों से वार किया, जो निंग की ओर गिरी और उसके ऊपर के आसमान को अवरुद्ध कर दिया। स्विश स्विश, तलवार की रोशनी की 2 धारियां पूर्ण विनाश की एक भयावह तलवार आशय से निकलती हुई तुरंत उन 2 विशाल क्रिस्टलीय हाथों से सीधे टकराईं। धमाका। निंग पीछे की ओर उछलकर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते हुए भी वह 3 कदम पीछे लड़खड़ाया, फिर संभला। उसने आंखें सिकोड़ लीं, उसका शरीर अभी भी उस झटके से कांप रहा था। उसने सीधे वार किया। दैत्यरानी ने एक भयानक तेज शक्ति का आभास किया था जो उसकी हथेलियों को चीरकर उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे आसानी से सहन कर पाए। उसने दूर खड़े सफेद वस्त्रधारी युवक और उसकी 2 सुनहरी तलवारों को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। मैंने लगभग पूरी ताकत से उन दोनों हथेलियों के वार किए, लेकिन उसने सीधे वार किया। भागो मत। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड पीछे से तेजी से पीछा कर रहा था। हम्फ। फेंट क्वीन ने एक ठंडी सिसकारी भरी, फिर तेजी से दूर भाग गई क्योंकि आसमान में आग जैसा लाल गोला भी उसकी ओर उड़ रहा था।
उन दोनों ने उसका पीछा करने का फैसला नहीं किया। फिंट क्वीन, डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन और डाउलॉर्ड फाइटिंग के काफी दूर भाग जाने के बाद उनकी गति धीमी पड़ने लगी। फेंट क्वीन ने अपने हाथों में लाल ग्लोब पर नजर डाली, फिर ठंडे स्वर में कहा, इसकी ज्यादातर शक्ति खर्च हो चुकी है। लगभग 30 मिलियन क्यूब अराजकता रत्नों का इस्तेमाल हो चुका है। ये कीमती अग्नि ग्लोब वह चीज थी जिसके बदले उसने आत्मा गोलियों की एक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान बोतल बेच दी थी, और वह भी शून्य सागर जेडेसील्स हासिल करने के लिए। उस बोतल में कुल मिलाकर सिर्फ 3 गोलियां थीं, और उसे ये टेरस टाजिया में घूमते हुए एक अच्छे भाग्य की बदौलत मिली थी। अग्निमय ग्लोब को केवल हेगेमॉन स्तर की अमर ऊर्जा से ही सीधे सक्रिय किया जा सकता था। इसके अलावा इसे अराजकता रत्नों से धीरे धीरे चार्ज करना ही एकमात्र विकल्प था, और इसे चार्ज करने के लिए कुल 50 मिलियन क्यूब लगते थे। हालांकि ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। तुम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। तुम इतनी जल्दी कैसे हार गए? फिंट क्वीन ने दोनों डाउलॉर्ड्स की तरफ देखा। डार्कनॉर्थ बहुत ज्यादा ताकतवर था। हम दोनों मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। डाउलॉर्ड फाइटिंग ने सिर हिलाया। अगर हमारे स्तर के 5 डाउलॉर्ड भी एक साथ आ जाएं, तब भी हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। सिर्फ हम दो, छोड़ो भी। डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन ने भी अपना सिर हिलाया। डार्कनॉर्थ नजदीकी मुकाबले में बहुत शक्तिशाली था, और हार्टफोर्स कल्टीवेटर भी। उसका सामना करना वाकई बहुत मुश्किल था, और अपने साथियों के बीच वह लगभग अजेय था। उन दोनों के रहते हमारे लिए सोलेस्की को पकड़ना लगभग असंभव हो जाएगा। फेंट क्वीन ने आह भरी। निंग और नाइनडस्ट बस वहीं खड़े रहे और दूर स्थित 3 डाउलॉर्ड्स को घूरते रहे, जो धीरे धीरे गायब हो गए। क्या ही मजेदार लड़ाई थी। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड बहुत उत्साहित था। मैंने पहले कभी किसी के खिलाफ उस स्तर का मुकाबला नहीं किया। बहुत ही मजेदार, बस बहुत ही मजेदार। लेकिन मेरी स्टाफ आर्ट में अभी और सुधार की जरूरत है। अगर मैं उन्हें थोड़ा और निखार सकूं, तो मैं उस फाइंट क्वीन डिस्ट्रेन को कुचल सकूंगा। हाँ, मैं तो उसे वैसे ही रोक पाने में सक्षम हूँ। मुझे लगता है इसका मतलब है कि मुझे अंतहीन प्रदेशों में शीर्ष 7 में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन उसे वह अग्नि ज्वलंत गोला कहाँ से मिला? नाइनडस्ट हैरान था। हमारी खुफिया रिपोर्टों से यह संकेत नहीं मिला था कि उसके पास इतना शक्तिशाली खजाना है। वह इतना शक्तिशाली था कि हमारी गुप्त कलाओं और तुम्हारे हृदय लोक प्रक्षेपण दोनों का प्रतिरोध कर सकता था। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। शायद ये कुछ ऐसा है जो उसने खास तौर पर वोइड्जी जेडेसील्स हासिल करने के इस मिशन के लिए तैयार किया होगा। बोलते बोलते वे दूर जंगल की ओर मुड़ गए। काली धुंध छटने के बाद वे जंगल के भीतर डाउलॉर्ड सोलेस्की और डाउलॉर्ड बैडलैंड्स को साफ देख पा रहे थे। डाउलॉर्ड सोलेस्की का चेहरा अभी भी मौत जैसा पीला था, और उसकी आभा पहले से कहीं ज्यादा फीकी थी। बड़े भाई, निंग ने जोर से पुकारा। हालांकि डाउलॉर्ड सोलेस्की थका हुआ लग रहा था, फिर भी उसका मूड बहुत अच्छा था। वह हंसा। मैंने सब कुछ देखा बैडलैंड्स, और मैंने सब कुछ देखा। डार्कनॉर्थ, नाइनडस्ट, तुम दोनों वाकई बहुत शक्तिशाली हो। फिंट क्वीन डिस्ट्रेन पूरे अंतहीन प्रदेशों में प्रसिद्ध है, और उसके साथ इंसेंस ड्रैगन और फाइटिंग भी थे। फिर भी अंत में वे तुम दोनों से हार गए। जब ये बात फैलेगी तो बहुत से लोग डर के मारे पागल हो जाएंगे। प्रभावशाली डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने नाइनडस्ट की ओर देखा। साथ ही दाववादी नाइनडस्ट एक प्राचीन साधक है ना? वह वास्तव में फाइंट क्वीन से लड़कर उसे स्तब्ध कर देने में सक्षम था। अविश्वसनीय। नाइनडस्ट ने शांति से सिर हिलाया। वह निंग के प्रति विनम्र था। कुछ तो इसलिए क्योंकि वह निंग की ताकत को समझता था, और कुछ इसलिए क्योंकि वे दोनों साथ में कई जिंदगी मरण के अनुभवों से गुजरे थे। नाइनडस्ट स्वभाव से ही घमंडी था। अगर आप उसके दोस्त नहीं होते तो चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वह आप पर ध्यान नहीं देता। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स भी काफी मशहूर था, लेकिन नाइनडस्ट को उसकी कोई खास परवाह नहीं थी। डार्कनॉर्थ, डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने निंग की ओर देखा और फिर आह भरी। जब हम पहली बार मिले थे तब तुम एक एल्डर गॉड थे, है ना? हाँ, निंग ने सिर हिलाया। दरअसल उस समय वह अभी अभी 3 लोगों से निकला था और अपने बड़े भाई सोलेस्की के साथ बैडलैंड्स कोर्ट गया था। उस समय वह सचमुच एक बड़ा देवता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे आपके भाग्य का अनुमान लगाने के लिए अंकगणित का उपयोग करना इतना कठिन लगा। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। बैडलैंड्स, बड़े भाई सोलेस्की, तुम दोनों को इस संरचना को छोड़ने में कितना समय लगेगा? निंग ने पूछा। जंगल के उपवन में सोलेस्की और बैडलैंड्स ने एक दूसरे को देखा। अच्छा सवाल है। वे कैसे निकल सकते थे? संरचना में प्रवेश करना तो आसान था, लेकिन उसे तोड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल था। उन्होंने फिंट क्वीन डिस्ट्रेन से बचने के लिए इस दुर्गम संरचना में छिपने का फैसला किया था, और संरचना के उस्ताद डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन की मदद से उसे 2 बाहरी परतों को नष्ट करने में कई साल लग गए थे। संरचना बनाने की कला में बैडलैंड्स और सोलेस्की डाउलॉर्ड इंसेंस ड्रैगन से कमतर थे। पुस्तक 32, अध्याय 5, अमर महल, रैंकिंग पुनः तैयार। सोलेस्की और बैडलैंड्स ने एक अस्थायी त्वरण खजाने का उपयोग करते हुए इस संरचना को खोलने का काम शुरू किया। संरचना में प्रवेश करने के लिए उन्हें बस एक छोटा सा छेद ढूंढना था जिससे वे अंदर घुस सकें। वास्तव में पूरी संरचना को हराना हजारों गुना ज्यादा मुश्किल था। पलक झपकते ही 120 वर्ष से अधिक समय बीत गया। ये कैसे संभव है? डाउलॉर्ड बैडलैंड्स अचानक चौंक कर चिल्लाया। यह क्या है? पास में खड़े सोलेस्की ने उलझन में उसकी ओर देखा, जैसा कि समूह के बाहर से जी निंग और नाइनडस्ट ने भी किया। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि कुछ देर पहले रेडिएंट किंग का एक साधारण और कम ज्ञात डाउलॉर्ड ड्रीमलो से जबरदस्त झगड़ा हुआ था। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे।
रेडियंट किंग हार गया। रेडियंट किंग हार गया। निंग, नाइन डस्ट और सोलिस की सभी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। अंतहीन प्रदेशों में 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में सभी मानते थे कि उनका सामना करना बहुत भयानक था। शीर्ष रैंक वाला व्यक्ति वाइनसेज एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर था। उसने बिना कहे ही बता दिया। दूसरे स्थान पर रहे महल के स्वामी डॉनस्टार कृपाण के दाव में अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे। तीसरे नंबर का व्यक्ति रेडियंट किंग सबसे तेज डोलॉर्ड था। इसके अलावा हर कोई जानता था कि उसके 3 जानलेवा हमले कितने घातक थे। मुझे बहुत पहले से पता था कि अविश्वसनीय शक्ति वाले कई गुप्त डाउनलॉड्स जरूर होंगे जो वेवशिफ्ट दायरे में तेजी से आए हैं। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड ने अविश्वास से कहा, लेकिन इस डाउनलॉर्ड ड्रीमलो का रेडियंट किंग को हरा पाना तो अकल्पनीय है। रेडियंट किंग निश्चित रूप से पूरे अस्तित्व में सबसे भयानक डाउनलॉर्ड्स में से एक है और वह इतनी तेज गति से चलता है कि ज्यादातर डाउनलॉर्ड्स उसके सामने असहाय हो जाते हैं। डाउनलॉर्ड ड्रीमलो की विशेषज्ञता का क्षेत्र क्या है? वह रेडियंट किंग को कैसे हरा पाया? निंग ने पूछा। उसने ब्लड ब्लेड का इस्तेमाल किया, डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स ने जल्दी से कहा। जब उसका ब्लड ब्लेड म्यान से निकला तो वह इतना तेज था कि रेडियंट किंग भी उसे संभाल नहीं पाया। लेकिन रेडियंट किंग सभी डाउनलॉर्ड्स में सबसे तेज है। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड वास्तव में इस पर विश्वास नहीं कर सका। निंग ने कहा, गति की दृष्टि से वह सभी डाउनलॉर्ड्स में सबसे तेज है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी आक्रमण गति भी सबसे तेज है। हथियार की गति और गति की गति, ये 2 अलग अलग अवधारणाएं थीं। निंग ने आश्चर्य से आह भरी। मैं सचमुच सोच भी नहीं सकता कि सभी डाउनलॉर्ड्स में सबसे तेज रेडियंट किंग इस डाउनलॉर्ड ड्रीमलो और उसके उससे भी तेज हथियार से कैसे हार गया। डाउनलॉर्ड ड्रीमलो का ब्लड ब्लेड कितना तेज था। लगता है अमर महल को जल्द ही एक नई रैंकिंग जारी करनी होगी। सोलिस्की ने आह भरी। काफी समय हो गया है जब से शीर्ष 3 डाउनलॉर्ड रैंकिंग बदली हैं। हाँ, अब सचमुच नई सूची का समय आ गया है। बैडलैंड्स भी नई सूची देखने के लिए काफी उत्सुक था। अनगिनत वर्ष स्तरीय डाउनलॉर्ड्स वेवशिफ्ट दायरे में पहुंच चुके हैं। वॉइड्जी जेडसील्स अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन एक जबरदस्त युद्ध पहले ही हो चुका है। निंग ने अपना सिर हिलाया। एक बार जेड सील्स प्रकट हो जाएं तो अनगिनत डाउनलॉर्ड्स उनके लिए लड़ेंगे और पूरी रैंकिंग सूची बदल जाएगी। उच्च रैंकिंग की तुलना में निचली रैंकिंग में शायद ज्यादा बदलाव होंगे। शीर्ष 3 में शायद उतना बदलाव नहीं होगा। बैडलैंड्स हंसा। अतीत में हम हमेशा वाइनसेज, डॉनस्टार और रेडियंट किंग को अडिग मानते थे। रेडियंट किंग हार गया था, लेकिन मुझे लगता है कि वाइनसेज या डॉनस्टार के अपनी स्थिति गंवाने की संभावना बहुत कम है। वाइनसेज के बारे में तो कहना ही पड़ेगा। वह न सिर्फ एक हार्टफोर्स कल्टीवेटर है, बल्कि उसके पास एक ब्रह्मांड का खजाना भी है। शक्ति के मामले में वह बाकी सभी डाउनलॉर्ड्स से कहीं आगे है। जहां तक पैलेस लॉर्ड डॉनस्टार की बात है, वह नजदीकी मुकाबले में बहुत खतरनाक है। वह इतना तेज तो नहीं है, लेकिन उसकी कृपाण का सामना करना तो एक भयानक दुस्वप्न है। यहाँ तक कि वाइनसेज को भी पैलेस लॉर्ड डॉनस्टार पर मुश्किल से जीत हासिल करने के लिए अपनी हार्टफोर्स क्षमताओं पर निर्भर रहना पड़ा था। निंग, सोलिस्की और नाइन डस्ट तीनों इस आकलन से सहमत थे। शीर्ष 3 कुछ क्षेत्रों में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। रेडियंट किंग गति के शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन अफसोस वह हार गया था। महल का स्वामी डॉनस्टार नजदीकी युद्ध के शिखर पर पहुंच चुका था और इस प्रकार रेडियंट किंग से भी ज्यादा शक्तिशाली था। सभी अंतहीन प्रदेशों में सबसे रहस्यमय स्थान। दाओ गठबंधन का अमर महल। दाओ गठबंधन निष्क्रियता से शासन के सिद्धांत पर चलता था। हालांकि इसके क्षेत्रों में कई लड़ाइयां हुई, फिर भी यह अनंत क्षेत्रों का निर्विवाद रूप से नंबर 1 संगठन बना रहा। इसकी जड़ें और इसकी नींव अथाह गहरी थीं। ब्राइट शो साम्राज्य, एबरेंट्स, प्राचीन साधक, इन तीनों संगठनों में हेजेमोन थे, लेकिन तीनों हेजेमोन भी दाओ गठबंधन से मुकाबला करने की अपनी संभावनाओं को लेकर आश्वस्त नहीं थे। सच तो ये था कि वे दाओ गठबंधन से बहुत ईर्ष्या करते थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह दाओ गठबंधन की स्थिति को चुनौती दे। भोर युद्ध के दौरान दाओ गठबंधन अविश्वसनीय गति से अचानक प्रमुखता में आ गया था और प्राचीन साधकों की शक्ति को पछाड़ रहा था। भोर युद्ध समाप्त होने के बाद दाओ गठबंधन ने प्राचीनों की पूरी जाति को तेजी से पीछे छोड़ दिया। अब तक इसकी शक्ति अथाह हो चुकी थी। इसके पास सम्राट हाथस्वॉर्ड और सम्राट मिरजनो जैसे शक्तिशाली शाश्वत सम्राटों की कई पीढ़ियां थीं, जो दाओ गठबंधन को छोड़कर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे थे। दाओ गठबंधन ने उन्हें नियंत्रित करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बल्कि हस्तक्षेप के आधार पर काम करना जारी रखा। सच में यह उसके सर्वोच्च आत्मविश्वास का भी प्रतीक था। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि इसकी नींव कितनी भयानक रूप से गहरी थी। हा। दाओ गठबंधन के अमर महल के भीतर स्थित एक पुल से जोरदार हंसी गूंजी। ये हंसी 2 लोगों की थी, एक सुनहरे फर से ढका गंजा एलियन और एक काले बालों वाला काले वस्त्र पहने बुजुर्ग। दोनों से ही अविश्वसनीय शक्ति का आभामंडल निकल रहा था। बूढ़े भाई ब्लैक क्लाउड, तुम्हारा शिष्य वाकई कमाल का है। सुनहरे बालों वाला एलियन जोर से हंसा। उसने सबको हैरान कर दिया और रेडियंट किंग को हरा दिया। मेरा ये शिष्य तो नितांत कट्टर है। काले बालों वाला काले वस्त्र पहने बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोला, जब वह दाओ लॉर्ड बना तो मैंने उसे अपने खजाने से एक खजाना चुनने की इजाजत दी और उसने एक बेहद खतरनाक ब्लड ब्लेड चुना जो टेरस्टाजिया में छूट गया था। उस दिन के बाद से वह उस ब्लड ब्लेड पर पूरी तरह से मोहित हो गया। उसके दिल में वह ब्लड ब्लेड शायद उसके लिए मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं उसका गुरु हूँ। केवल जब कोई अपने हथियारों के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है तभी वह अपनी अधिकतम शक्ति का उपयोग कर सकता है। सुनहरे बालों वाले एलियन ने प्रशंसा के साथ कहा।
हाँ, अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर पर वह कई शाश्वत सम्राटों को चुनौती देने में सक्षम है। काले वस्त्रधारी वृद्ध ने सिर हिलाकर प्रशंसा की। शून्य सागर जेडसील्स का प्रकट होना उसके लिए सचमुच एक अमूल्य अवसर है। अगर वह उनमें से एक को प्राप्त कर लेता है तो भविष्य में दावमज में सफल होने की उसकी संभावनाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएंगी। वेव शिफ्ट, वो कमीना बहुत कंजूस था। हमने उसे ताकतवर होते देखा और उसकी काफी मदद भी की, लेकिन आखिर में उसने हमें सिर्फ एक वोइडजी जेडसील दिया। बाकी 5 उसने अपने वेव शिफ्ट दायरे में छिपा लिए। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच रहा था। सुनहरे बालों वाले एलियन ने अपना सिर हिलाया। 30,000 अराजकता चक्र पहले मेरा प्राइमल ट्विन गलती से उससे टकरा गया था। भागने से पहले उसने बस मुझे आंख मारी थी। बेवफा बदमाश, मुझे उसके बुजुर्गों में से एक माना जाना चाहिए। वेव शिफ्ट अब हम दोनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आह भरी। संख्या विज्ञान के दाव में उसकी कुशलताएं अथाह और अप्राप्य ऊंचाइयों तक पहुंच गई हैं। कई महाशक्तियां अक्सर उससे सहायता की याचना करती हैं, जिनमें वैकल्पिक ब्रह्मांड के स्वामी और अन्य प्राचीन शक्तियां भी शामिल हैं। हमारे लिए महाअंधकार से होकर दूसरी जगहों पर जाना एक बेहद कष्टदायक यात्रा है, लेकिन उस बदमाश के लिए वह जहां चाहे वहां जाता है। हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, हम सचमुच नहीं कर सकते। हमारे अंतहीन प्रदेशों के 3 हेजेमोन्स की जिंदगी भी उसके जितनी आसान नहीं है। सुनहरे बालों वाले एलियन ने भी आह भरी। हम जैसे अंतहीन प्रदेशों के लोग जो घूमने जाना चाहते हैं, उन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वो बदमाश, अरे छोड़ो भी, जितना मैं उसके बारे में बात करता हूँ उतनी ही ज्यादा जलन होती है। काश मैंने भी अपने दाव को अंकगणित का दाव बना दिया होता। संख्या, तुम मुझे हंसाओ मत। जल्दी करो और रैंकिंग अपडेट करने का काम शुरू करो। चूंकि मेरा शिष्य इसमें शामिल था, इसलिए मेरे लिए सूची अपडेट करने में हिस्सा लेना उचित नहीं होगा। मुझे इसके लिए तुम्हें परेशान करना पड़ेगा, काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। तुम इसे आलसी होने का बहाना बना रहे हो। सुनहरे बालों वाले एलियन ने बूढ़े आदमी को घूर कर देखा। जल्दी करो, जल्दी करो, टालमटोल बंद करो, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आग्रह किया। सुनहरे बालों वाले एलियन ने हाथ हिलाकर एक सुनहरी किताब निकाली और उसे खोला। किताब नामों की सूची से भरी थी। सुनहरे बालों वाले एलियन ने अपनी अमर ऊर्जा उस किताब में डाल दी, जिससे रैंकिंग तुरंत बदल गई। ऐसा होते ही अमर महल के अधीनस्थों को तुरंत सूचना मिल गई और उन्होंने तुरंत इस मामले की खबर फैलानी शुरू कर दी। अंतहीन क्षेत्रों की नई रैंकिंग इस प्रकार थी। शीर्ष डाउलॉर्ड विनेजेज, दूसरा डाउलॉर्ड पैलेस लॉर्ड डॉनस्टार, तीसरा डाउलॉर्ड ड्रीमलो, चौथा डाउलॉर्ड दीप्तिमान राजा, 5वां डाउलॉर्ड सेक्लॉर्ड टाइमड्रीम, छठा डाउलॉर्ड स्काइक्स, 7वां डाउलॉर्ड राजा गोर्श, 8वां डाउलॉर्ड फिंड क्वीन डिस्ट्रेन, 9वां डाउलॉर्ड स्टाकिंग, 10वां डाउलॉर्ड पैलेस लॉर्ड क्लाउड वॉकर, 11वां डाउलॉर्ड राजा क्लिफबैंक, 12वां डाउलॉर्ड राजा वू, 13वां डाउलॉर्ड शाका। अमर महल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। एक दिन के भीतर ये जानकारी पूरे अनंत प्रदेशों में फैल गई। वेवशिफ्ट क्षेत्र के कई वर्ग स्तरीय डाउनलॉर्ड्स को भी यह खबर मिल गई। सभी ने आश्चर्य से आह भरी। शीर्ष 3 रैंकिंग 1000 से ज्यादा अराजकता चक्रों में नहीं बदली थी, और अब उनमें से एक स्थान अचानक कब्जा कर लिया गया था। यह वाकई अप्रत्याशित था। ये याद रखना चाहिए कि वॉर्डजी जेडसील्स पर लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। दरअसल अब तक किसी को भी उनके बारे में एक भी बात नहीं पता थी। जहां तक निंग और नाइनडस्ट जैसों की बात है, तो उनका मुकाबला सिर्फ फेंट क्वीन डिस्ट्रेन और उसके 2 साथियों से ही हुआ। जिन दूसरे डाउनलॉर्ड्स से उनका सामना हुआ था, उन्होंने अपनी सतर्कता बनाए रखी, लेकिन कोई लड़ाई शुरू नहीं की। जाहिर है, शुरुआती दौर में सभी काफी रूढ़िवादी थे। एक बार जब शून्य सागर के जेडसील वास्तव में प्रकट हो जाएं और उनके लिए लड़ाई शुरू हो जाए, तो मुझे आश्चर्य है कि अमर महल इस सूची में क्या नया बदलाव लाएगा। अनगिनत डाउनलॉर्ड्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा। उनमें से बहुत कम ही डाउमज में सफल हो पाएंगे और अनंत काल प्राप्त कर पाएंगे, जिससे उन्हें इस रैंकिंग की और भी ज्यादा परवाह हो गई। ज्यादातर डाउनलॉर्ड्स के लिए सूची में ऊंचा स्थान पाना उनके गौरव का सबसे बड़ा क्षण होगा। पुस्तक 32, अध्याय 6, पोलो द रियल सोल। 180 से अधिक वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद सोलेस्की और बैडलैंड्स अंततः उस संरचना को तोड़ने और उस साधारण से दिखने वाले जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। सच तो ये है कि जो लोग अंकगणित में कुशल थे, वे आमतौर पर संरचना निर्माण की कला में भी काफी कुशल थे। बैडलैंड्स खुद भी इस क्षेत्र में काफी प्रतिभाशाली था। बैडलैंड्स और सोलेस्की बर्फ से ढके जंगल से बाहर निकले, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वे बहुत अच्छे मूड में थे। आखिरकार हम बाहर आ गए। हम वहाँ बहुत देर तक बंद रहे। अब जब डार्कनॉर्थ और भाई नाइनडस्ट हमारे साथ हैं, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बैडलैंड्स ने हंसते हुए कहा। पहले हम दोनों को बार बार दूसरों द्वारा शिकार बनाया जाता था और हमला किया जाता था। हर बार जब हमारा सामना डाउनलॉर्ड्स के दस्ते से होता था, तो हम एक भयानक लड़ाई में उलझ जाते थे। वह बेहद भयानक था। डाउनलॉर्ड सोलेस्की ने अपना सिर हिलाया। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड के चेहरे पर बर्फीली भरिकुटी थी। अगर तुम दोनों हमारा पीछा करोगे, जब भी कोई और डाउनलॉर्ड दस्ता तुम्हें ढूंढ लेगा, तो शायद एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स ने कहा। वेवशिफ्ट क्षेत्र के बारे में जो कुछ मैंने देखा है और शून्य सागर जेडसील्स के बारे में जो कुछ मैंने सीखा है, उसके आधार पर मुझे पूरा यकीन है कि सम्राट वेवशिफ्ट ने पहले से ही सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध कर लिया है। अपनी अंक विद्या की क्षमता के बावजूद मैं सम्राट वेवशिफ्ट की योजनाओं में कोई खलल डालने में पूरी तरह असमर्थ हूँ।
मेरे लिए इन मोहरों को ढूंढना वास्तव में संभव नहीं है, इसलिए हम दोनों अस्थायी रूप से डार्क नॉर्थ की संपदा दुनिया में छिप जाएंगे। मेरी जागीर की दुनिया में छिप जाओ। निंग ने सिर हिलाया। एक बार जब वे छिप गए तो जिन दूसरे डाउनलॉर्ड से उनका सामना हुआ वे उन्हें परेशान करने की जहमत नहीं उठाएंगे। बैडलैंड्स, नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम हमारे किसी काम नहीं आओगे? मैं कुछ नाजुक मौकों पर काम आ सकता हूँ। अभी के लिए मैं मानता हूँ कि मैं सचमुच किसी काम का नहीं हूँ। बैडलैंड्स ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। सम्राट वेवशिफ्ट की क्षमताएं मेरी क्षमताओं से कहीं बढ़कर हैं। चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बनने के बाद भी मैं उनसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जब तक वोइड्जी जेडसील छिपे रहेंगे मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। अगर मैं कोई भविष्यवाणी करने की कोशिश करूंगा तो सम्राट वेवशिफ्ट की किसी चाल में फंस सकता हूँ। निंग ने सहमति में सिर हिलाया। बात तो सही थी। उनके जैसे जूनियर्स के लिए सम्राट वेवशिफ्ट की जटिल तैयारियों में खलल डालने के लिए अंकगणित का इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। उनके लिए बेहतर यही था कि वे दूसरे डाउनलॉर्ड्स के साथ मिलकर अपनी किस्मत आजमाएं। असल में यही ज्यादा सुरक्षित होता। निंग सोलिस्की और बैडलैंड्स को अपनी जागीर की दुनिया में ले गया, फिर नाइनडस्ट के साथ वेवशिफ्ट दायरे में अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि कभी कभी उनका सामना कुछ अन्य डाउनलॉर्ड दस्तों से भी हुआ, लेकिन सोलिस्की और बैडलैंड्स के छिपे होने के कारण अन्य डाउनलॉर्ड उन पर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़े। पलक झपकते ही 1000 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था जब से वोइड्जी जेडसील्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस सहस्राब्दी के दौरान अंतहीन प्रदेशों के लगभग सभी वर्ग स्तरीय डाउनलॉर्ड्स जल्दी जल्दी इस क्षेत्र में पहुंच गए थे। कुछ तो यहाँ इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वे बहुत दूर थे, लेकिन वास्तव में शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स 1000 सालों के दौरान वेवशिफ्ट क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रहे, चाहे वे अंतहीन प्रदेशों में मूल रूप से कहीं भी स्थित रहे हों। जहां तक शीर्ष 10 में स्थान पाने वालों की बात है, वे सभी पहली या दूसरी शताब्दी के दौरान पहुंचे थे। बूम बूम बूम, विशाल वेवशिफ्ट क्षेत्र अचानक कांपने लगा क्योंकि अविश्वसनीय शक्ति की आभा फैलने लगी और उसे ढकने लगी। क्या चल रहा है? डाउनलॉर्ड्स का एक दल जो एक पर्वत श्रृंखला से गुजर रहा था, उसने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। एक काले बालों वाला आदमी जो आकाशीय वस्त्र पहने हुए था और जंगलों से गुजर रहा था, उसने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी जो समुद्र में तैरती एक खूबसूरत नाव के ऊपर कमल मुद्रा में बैठा था, अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपना सिर ऊपर उठा लिया। डाउनलॉर्ड्स का एक दस्ता जो एक गहरी खाई से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा था, सभी ने अपने सिर उठाकर घाटी के बाहर आसमान को देखा। वेवशिफ्ट क्षेत्र के सभी डाउनलॉर्ड्स ने अपने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। निंग और नाइनडस्ट एक 2400 मीटर चौड़ी नाव पर बैठे थे जो झील में तैर रही थी। उन्होंने भी अपने सिर ऊपर उठाकर आसमान की ओर देखा। यह क्या है? नाइनडस्ट दंग रह गया। कुछ हो रहा है बड़े भाई, डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स, कुछ बड़ा हो रहा है। निंग ने हाथ हिलाया जिससे बैडलैंड्स और सोलिस्की उनके बगल में आ गए। जैसे ही वे प्रकट हुए उन्होंने भी तुरंत अपने सिर ऊपर कर लिए। आसमान में इंद्रधनुषी रोशनी की धुंधली धाराएं दिखाई दे रही थीं। इंद्रधनुषी रोशनी हवा में इकट्ठा होकर धीरे धीरे एक मानवाकार आकृति में बदल रही थी। ये सफेद वस्त्र पहने एक विशालकाय पुरुष आकृति थी जो नीचे निंग के दस्ते की ओर देख रही थी। डाउनलॉर्ड्स, उसकी आवाज गूंज उठी जो वेवशिफ्ट दायरे के हर इंच में गूंज रही थी। उसी क्षण वेवशिफ्ट क्षेत्र की 10 परतों में हजारों श्वेत वस्त्रधारी आकृतियां प्रकट हुईं। वे डाउनलॉर्ड्स के विभिन्न दस्तों के ऊपर आकाश में छा गईं और एक आकृति हर दस्ते को घूर रही थी। मैं ग्रैंड वेवशिफ्ट फॉर्मेशन की आत्मा हूँ, जिसमें वेवशिफ्ट दायरे के सभी फॉर्मेशन और बैरियर शामिल हैं। आप मुझे पूरे वेवशिफ्ट दायरे की आत्मा भी मान सकते हैं। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति आकाश में अपनी स्थिति से बोलता रहा। आप मुझे पोलो भी कह सकते हैं। रियल सोल, वेवशिफ्ट दायरे के हजारों डाउनलॉर्ड्स ने तुरंत ध्यान से सुना। अगर कोई संरचना गहराई में अविश्वसनीय ऊंचाई तक पहुंच जाती तो उससे एक संरचना आत्मा का जन्म संभव था। उदाहरण के लिए डाउनलॉर्ड ऑलगॉड की ऑलगॉड एस्टेट ने भी एक संरचना आत्मा को जन्म दिया था। जहां तक सम्राट वेवशिफ्ट द्वारा स्थापित ग्रैंड वेवशिफ्ट संरचना की बात है, वह स्पष्ट रूप से कहीं अधिक जटिल थी। ये स्वाभाविक ही था कि वह एक रियल सोल भी बना सकती थी। अपने स्वामी के आदेश पर मैं अनगिनत वर्षों से यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हजारों श्वेत वस्त्रधारी आकृतियां एक साथ बोलीं। उनकी आवाजें पूरे क्षेत्र में लगातार गूंज रही थीं। आखिरकार अनगिनत वर्षों के बाद डाउनलॉर्ड बैडलैंड्स ने कुछ ऐसे ट्रिगर सक्रिय कर दिए हैं जो मेरे स्वामी पीछे छोड़ गए थे, जिससे 5 वोइड्जी जेडसील इस क्षेत्र में प्रकट हो गए हैं। अब जब 1000 वर्ष बीत चुके हैं तो सभी शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स को वेवशिफ्ट क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए था। इस प्रकार अब मैं वोइड्जी जेडसील के स्थान का प्रचार कर सकता हूँ। 1000 साल बीत गए। तुरंत रेडिएंट किंग, किंग गोर्श, वाइनसेज और कई अन्य डाउनलॉर्ड्स मन ही मन कोसने लगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे वोइड्जी जेडसील्स में से कोई भी नहीं ढूंढ पाए थे। तो क्या सम्राट वेवशिफ्ट का मूल इरादा उन्हें 1000 साल तक इंतजार करवाना ही था? सच में सभी 5 वोइड्जी जेडसील यहीं वेवशिफ्ट दायरे में स्थित हैं। 2 9वीं परत में और 3 10वीं परत में हैं। आप में से किसी को भी यह न मिल पाना इस बात का संकेत है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी, दायरे की आत्मा ने आगे कहा। 9वीं परत और 10वीं परत। लेकिन निंग और नाइनडस्ट तुरंत अवाक रह गए। अनंत प्रदेशों से आए सभी डाउनलॉर्ड्स इस समय यही कर रहे थे। वे मन ही मन सम्राट वेवशिफ्ट को कोस रहे थे। जब सभी पहली बार पहुंचे तो वे पहली परत में पहुंचे। उन्हें धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ना होगा और सबसे तेज भी अब तक केवल 9वीं परत तक ही पहुंच पाया था, क्योंकि जितना गहरा कोई जाता उतना ही आगे बढ़ना मुश्किल होता।
अधिकांश शक्तिशाली डाउनलोड्स या तो 8वीं या 9वीं परत में थे। अकेली 8वीं परत ही पहली 7 परतों के कुल खतरे से ज्यादा खतरा पैदा करती थी। सोलेस्की द्वारा दिए गए नक्शे की बदौलत निम्न का समूह वेवशिफ्ट दायरे में पहुंचने के कुछ ही समय बाद 8वीं परत तक पहुंचने में सफल रहा। हालांकि 1000 साल बीत जाने के बावजूद वे अभी भी 9वीं परत के भीतर ही थे। अब जब 1000 साल बीत गए हैं और तुम में से किसी ने भी वॉर्डजी जेडेसील की खोज नहीं की है, तो मेरे पास इसमें शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं है। रीलमसोल पोलो ने दूर की ओर इशारा किया। पहला वॉर्डजी जेडेसील वही है। धमाका! अचानक दूर आसमान में रोशनी का एक खंभा चमक उठा। शून्य सागर जेडेसील, जल्दी! बिल्कुल वहां पर। कुछ ही पल पहले कोस रहे कई डाउनलोड्स की आंखें वासना से लाल हो गईं। रीलमसोल पोलो ने उन्हें पहले वॉर्डजी जेडेसील का स्थान साफ साफ बता दिया था। अगर वे 1 सेकंड भी धीमे होते तो कोई दूसरा डाउनलोड उसे लेकर भाग जाता। एक शून्य सागर जेडेसील, जटिल रूनों से ढके प्राचीन काले वस्त्र पहने एक आदमी यहाँ आराम कर रहा था। उसकी आंखें धुंधली, लगभग नशे में लग रही थीं। लेकिन जब उसने अपने पास सफेद रोशनी का वह स्तंभ फूटता देखा तो उसकी नजर तुरंत तेज हो गई। वह लगभग तुरंत गायब हो गया, जबकि उसी समय एक विस्मयकारी हृदयलोक प्रक्षेपण उस क्षेत्र पर उतर आया। यह अंधकार, हत्या और मृत्यु से भरा एक हृदयलोक प्रक्षेपण था। ठीक है, नेम और बाकियों का खून उबल रहा था और उनकी आंखें लालसा से लाल हो गईं। अगर वे उस वॉर्डजी जेडेसील को हासिल कर लेते तो दाउमच को पार करने की उनकी संभावना 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाती। उतर जाओ, बस एक विचार के साथ निंग ने तुरंत अपने अविश्वसनीय रूप से विशाल हृदयलोक प्रक्षेपण को उस पर उतरने के लिए भेज दिया। उसका हृदयलोक प्रक्षेपण पहाड़ों, नदियों, बंजर भूमि और रेगिस्तानों से भरा था। इसके ठीक बीच में एक अत्यंत प्रमुख तलवार के आकार का पर्वत था जो अत्यंत विशाल था। ये हृदयलोक प्रक्षेपण इतना बड़ा था कि इसने पूरे वेवशिफ्ट क्षेत्र को ढक लिया था। वेवशिफ्ट दायरे के बाहर 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स जमा थे। उनमें से किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वे किसी चमत्कार की उम्मीद में बाहर इंतजार कर रहे थे। क्या हो रहा है? अनगिनत डाउनलोड्स वेवशिफ्ट दायरे की ओर सदमे में देखने लगे, क्योंकि उसके ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा हार्टवेल्ट प्रक्षेपण दिखाई दिया। ये भ्रामक दुनिया इतनी विशाल थी कि आकार में यह वास्तव में पूरे वेवशिफ्ट दायरे से भी बड़ी थी और यह हत्या और अंधेरे के आभामंडल से भरी हुई थी। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वेवशिफ्ट दायरे के ऊपर आसमान में दूसरा, तीसरा, चौथा और कई हार्टवेल्ट प्रक्षेपण दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक पूरे दायरे से भी विशाल था। इतने सारे हृदयलोक प्रक्षेपण क्यों हैं? डाउनलोड सभी दंग रह गए। हर एक हृदयलोक प्रक्षेपण एक वर्ग स्तरीय हृदय बल साधक का प्रतिनिधित्व करता था। हर कोई जल्द से जल्द पहले वॉर्डजी जेडेसील का सटीक स्थान निर्धारित करना चाहता था और ऐसा करने के लिए हार्टवेल्ट प्रक्षेपण से ज्यादा तेज कुछ नहीं था। हार्टफोर्स, गॉड सेंस, सीक्रेट आर्ट्स, इन सब में समय लगता क्योंकि उन्हें धीरे धीरे एक सीधी रेखा में उड़ना था। हालांकि हार्टवेल्ट प्रक्षेपण एक साधक के हार्टफोर्स का प्रक्षेपण था। ये तुरंत उस क्षेत्र को कवर कर सकता था जो हार्टवेल्ट जितना ही विशाल था। दूसरे शब्दों में, यदि निंग आवश्यक लागत का भुगतान करने के लिए तैयार था तो वह अपने हृदय विश्व प्रक्षेपण को पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए बढ़ा सकता था।